Hello everyone, and a very good morning. And yes, happy Sunday. कैसा जा रहा है आप लोग का दिन? Good morning everybody. Good morning. कैसे हो आप लोग? A very good morning. Happy Sunday. हाँ, आज संडे है. बट सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या संडे और क्या मंडे? अग्री करते हो क्या? हाँ, देखो सीए स्टूडेंट्स अब तो चलो, अब अभी तक तो फिर भी चलो संडे था, है ना? अभी तक तो कुछ दिनों पहले तक तो फिर भी संडे था. अब क्या हो गया है, जैसे जैसे आपके डेट शीट आ गए हैं तो दिल की धड़कनें क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है. स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा क्या होने लगा है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने लगा है. तो अब ऐसा लगता है यार संडे को वेस्ट क्यों करूं, संडे को टाइम पास क्यों करूं, इससे अच्छा कुछ पढ़ लूं. करेक्ट बोला कि नहीं, बता दो एवरीबॉडी. क्या सबका थॉट प्रोसेस यही है? तब हमारे लिए संडे क्या है, मंडे क्या है? सही बात है, रिजल्ट के लिए भी. ओ हो, रिजल्ट देखो. रिजल्ट तो मैं आप लोगों से रिलेट कर सकती हूँ. पता है, मैं आप लोग को आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंस्टेंस बताऊंगी कि मुझे कैसा फील होता था जब रिजल्ट्स आते थे. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपना ऐसा अनाउंसमेंट आ गया इंस्टीट्यूट का कि फलाने डेट को क्या होने वाला है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है. तो फिर उस दिन से थोड़ी भूख कम होने लगती थी. फिर जैसे ही ऐसा लगता है कि यार कल रिजल्ट आने वाला है, तो आज से भूख प्यास दोनों बंद हो जाती थी. रात को नींद नहीं आना, सुबह से लगना कि 15 बार उल्टी करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लगने लगता था. एंड आई थिंक कि जो सारी फीलिंग होती है ना, ये हर बच्चे के लिए सेम होती है. बट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि बस अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना. और चाहे रिजल्ट जैसा भी आए, आपका रिजल्ट आपकी सक्सेस को कभी भी डिफाइन नहीं करेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में. बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. इतने लोग हैं, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर, इंटर में नहीं हुए, 2-3 अटेम्प्ट लग गए और फाइनल में धड़ाधड़ रैंक आ गई. ठीक है, तो टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि आप आराम से क्लियर कर जाओगे. और लुकिंग एट योर डेडिकेशन, आप लोग सब इतने डेडिकेटेड है ना. बस बी ट्रू टू योरसेल्फ. अपने आप को कभी झूठ नहीं बोलना है, अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है, बढ़ते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ. चलिए मैडम, हो गए आपके विचार खत्म? बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल. आज जो मुझे आपको मॉर्निंग में संडे का जो आपको क्या देते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो पंडित लोग देते हैं, वो ऐसा मंच पे बैठ के क्या बोलते हैं उसको. आज के जो सुविचार थे मेरे आपके लिए इतने ही थे. तो आज हम आगे बढ़ेंगे और अब आज क्या करने वाले, ज्ञान की बातें, जो इमोशनल ज्ञान की बातें होती है वो तो मैंने आपको दे दी. आज हम क्या करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं. प्रवचन हुआ खत्म, प्रवचन से आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 की धुआंधार तरीके से क्या करने वाले हैं, हम रिविजन करने वाले हैं. लेकिन आज की रिवीजन कुछ अलग होने वाली है क्या? आपको क्या लगता है, क्या बोलते हो? आज की रिवीजन कुछ अलग होने वाली है, बिल्कुल अलग होने वाली है. क्योंकि आज की रिवीजन मैं आपकी शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में करवाने वाली हूँ. मतलब मैडम, चैप्टर नंबर 1 बड़ा है क्या? सबको पता है ना. थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा खिंचा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत लंबा है. मैडम हमने तो जब जब आपने हमें पहले पढ़ाया था ना, उसके बाद अभी तक तो हमने उस चैप्टर को रिवाइज भी नहीं किया है. तो बच्चों, आज जो आपकी रिवीजन होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी धमाकेदार रिवीजन. अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया और उसके बाद एक बार भी रिवाइज नहीं किया ना, तो आज की क्लास में एकदम क्रेजी चकाचक रिवीजन हो जाएगी. एंड दैट टू इन दी मोस्ट शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल. तो क्या एक्साइटेड हो आप लोग? एक्साइटेड हो? यस यस, परफेक्टो परफेक्टो परफेक्टो. क्लास स्टार्ट हुई नहीं, हाथ रेज करने स्टार्ट कर दी, पिटाई खाओगे सारे के सारे हैं. चलो आ जाओ everybody, let's get started with chapter number 1, which is nature, objective and scope of audit. Nature, objective and scope of audit. अगर आप लोग तैयार हैं, मुझे फटाफट थम्स अप देंगे and you will get our class started. चलिए फटाफट. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. एनर्जी इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हाई. आपको अपनी एनर्जी को बिल्कुल हाई रखना है और मेरे साथ चकाचक जब मैं बोलूंगी बेटा बोल मेरे साथ, तो तुम बोलोगे. ऐसा नहीं मैडम, बाजू में ना मेरा छोटा भाई बैठा है, बेटा ये ना मम्मी सुन रही, स्क्रीन को देख के क्या बातचीत कर रहा है, पागल हो गया क्या? नहीं, आपको बोलते जाना है, करते जाना है. घर वालों को बताओ तो भाई अनअकैडमी में पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिखाना तो पड़ेगा और खुद रिवाइज भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा. चलिए एवरीबॉडी, लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड. सबसे पहले जो बेसिक चीज आप इस चैप्टर में पढ़ते हो वो है ऑडिट का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? एवरीबॉडी चलो, ऑडिट क्या है? सबसे कीवर्ड्स मैं आपके मार्क करवाते जाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में अगर कीवर्ड्स नहीं लिखे तो बेटा हो जाएगी, एग्जामिनर का पेट दर्द होने लगेगा अगर तूने एग्जाम में क्या नहीं लिखे, कीवर्ड्स नहीं लिखे तो. चलिए लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड. ऑडिट क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. क्या है? बोलो मेरे साथ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी. किसी भी एंटिटी की आप क्या करते हो?
ऑडिट करते हो, इररिस्पेक्टिव वो एंटिटी प्रॉफिट कमा रही है, नहीं कमा रही है, इररिस्पेक्टिव उसका साइज बड़ा है, छोटा है, इररिस्पेक्टिव उसका लीगल फॉर्म क्या है, मतलब क्या वो पार्टनरशिप है, क्या वो कंपनी है, क्या वो सोल प्रोप्राइटर है, 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, हमें लेना देना नहीं है, हम ऑडिट करेंगे। और ये एग्जामिनेशन आप क्यों करते हो, बोलो मेरे साथ, ये एग्जामिनेशन आप क्यों करते हो, ताकि आप अपना ओपिनियन दे सकें। समझ में आया? यस मैडम। चलो मेरे साथ रिपीट करोगे एवरीबॉडी, व्हाट इज ऑडिट? आपके एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, इतना छोटू क्वेश्चन पर पूछा जाता है। ऑडिट क्या है बेटा, बोल मेरे साथ, ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मैडम। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बता दे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वेरी वेरी गुड। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इररिस्पेक्टिव कि वो एंटिटी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, इररिस्पेक्टिव उसका साइज क्या है, इररिस्पेक्टिव उसका लीगल फॉर्म क्या है। एक बात बताओ, ये एग्जामिनेशन आप क्यों करते हो? इररिस्पेक्टिव उसका प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नहीं है, साइज क्या है, लीगल फॉर्म क्या है, सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। ये एग्जामिनेशन आप क्यों करते हो? ताकि आप क्या दे सको? अपना ओपिनियन दे सको। तो वेरी गुड एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी भी एंटिटी की, और आप ये एग्जामिनेशन क्यों करते हो? ताकि ओपिनियन दे सको। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोलोगे मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्यों की जाती है? ऑडिट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को बताएंगे। ऐसे 200 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे 200 की बातें कर रहे हैं, बता दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। नींद में से भी कोई उठा के पूछे ना, तो ये तो हमें आना ही आना चाहिए। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिटर के। पहला क्या होता है बेटा, बता दे। पहला आपको क्या ऑब्टेन करना है? प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस नहीं, ऑब्टेन। कौन बेटा? राजवी, अंशिका, आपको ऑब्टेन करना है रीजनेबल। मन की शांति ऑब्टेन करनी है, देनी नहीं है। शांति किसको दोगे? लेनी है मन में। ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, आपको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किस चीज की शांति ऑब्टेन करनी है? रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऑडिटर को मन की शांति, 100% शांति ऑब्टेन करनी है। वो वाली शांति नहीं, ये वाली मन की शांति। ओके, ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज का अश्योरेंस? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। समझे एवरीबॉडी? बता दो मेरे को, आपको किस चीज का संतुष्टि ऑब्टेन करना है? आपको संतुष्टि मतलब रीजनेबल अश्योरेंस। आपको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बता दो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बोलो 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 बोलो। रिपोर्ट करना है। वेरी वेरी गुड। अरे तो तेल तेल कर तेल डालने गए हो, ऑडिट में करने क्या गए हो? एग्जामिनेशन कर क्यों गए? रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना। है रिपोर्ट दिए बिना अगर भाग गए ना, पकड़ पकड़ के पीटेगा क्लाइंट। रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और कैसे रिपोर्ट देते हो आप? एसएस के हिसाब से, एसएस 700 के हिसाब से आप क्या करोगे? रिपोर्टिंग करोगे। एवरीबॉडी समझ में आ गया? हाँ जी मैडम, आ गया बिल्कुल आ गया। तो आ जाओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बता दे, एकदम जोरदार तरीके से बता दे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का? दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले आपको क्या ऑब्टेन करना है? मन की संतुष्टि, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। ये इंश्योर करने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? फ्री है, गलतियों से फ्री है। आपको रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर भी करा रही हूं, आपको रिपोर्ट करना है। और किस तरीके से रिपोर्ट करोगे? एसएस के हिसाब से। 700 बोलता है ना कैसे रिपोर्ट बनानी है, 700 ऐसे 700 बताता है ना कैसे रिपोर्ट बनानी है। तो आप 700 के हिसाब से क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी बता दो बेटा, बता दो। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? ऑडिट का मतलब आप लोगों ने समझ लिया, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने समझ लिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। चलो चलो चलो, परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। अब आई स्कोप की बातें। ऑडिट का स्कोप क्या होता है? ऑडिट का स्कोप क्या होता है? स्कोप क्या होता है? चलिए ध्यान देंगे। ऑडिट का स्कोप क्या होता है? मेमोरी टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी? स्कोप की मेमोरी टेक्निक है। स्कोप, स्कोप से मिलता जुलता वर्ड क्या है? स्कोल्ड। स्कोप से मिलता जुलता वर्ड क्या है? स्कोल्ड। याद कैसे करना है? देखो, सबसे पहले सी मतलब स्कोप का मतलब क्या होता है मैम? ऑडिट का स्कोप क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? जब तू ऑडिट करने जाएगा तो किस एक्सटेंट तक ऑडिट करेगा? क्या क्या मतलब किस एक्सटेंट तक आप ऑडिट करने वाले हो? क्या क्या चेक करने वाले हो? आपके ऑडिट का स्कोप क्या होगा? मतलब एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या होगा? क्या क्या चेक करोगे? सबसे पहला वर्ड में सी से स्टार्ट करूंगी। आप हर उस एस्पेक्ट को कवर करोगे जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। मतलब एंटरप्राइजेस, जिस भी एंटिटी का आप ऑडिट करने गए हो, उस एंटिटी के हर उस एस्पेक्ट को कवर
ऑडिट पे आता है, समझ में आया, जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है। फटाफट मेरे को बताओगे, आप जिस भी एंटिटी का ऑडिट करने गए हैं उस एंटिटी के हर उस एस्पेक्ट को, हर उस चीज को कवर करोगे जिसका इफेक्ट किस पर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है। पहली चीज समझ गए? यस मैडम समझ गए। ओके, ओ मतलब क्या है? ओ मतलब ओवर स्मार्ट मत बनना। ओ मतलब कह रहा है ओवर स्मार्ट मत बनना, मतलब आउट ऑफ स्कोप ड्यूटी जाके मत करना, जो तुम्हारा काम नहीं है, जो तुम्हें नहीं आता, उसमें होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ स्कोप काम तेरे को नहीं करना है। ओके मैडम समझ गया। और एल फॉर क्या होता है? लिमिटेशंस। मतलब क्या? अगर आपके काम पे कोई लिमिटेशंस लगाई जाए, मैनेजमेंट अगर आपके काम पे कोई कंस्ट्रेन लगाए, कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन। अगर तेरे काम पे कोई लिमिटेशन लगाई जाए जिसकी वजह से आप क्या ना दे पाओ, क्या क्या ना दे पाओ, क्या बोला था? अगर आपके काम पे लिमिटेशन लगाई जाए, अगर आपके काम पे रोक लगाई जाए, कंस्ट्रेन लगाई जाए, जिसकी वजह से ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन ना दे पाए, तो ऐसे लिमिटेशंस को आप क्या करोगे? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे। शैल बी स्टेटेड इन दी ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मैनेजमेंट मेरे काम पे रोक लगाया तूने, ए मैनेजमेंट लिमिटेशन लगाया मेरे काम पे, तेरी चुगली करूंगा मैं ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है? तो आप चुगली कर देना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ओके एवरीबॉडी, समझ में आ गया क्या? यस, गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हो सकता है मैंने किसी के मैसेज मिस कर दिए हो गुड मॉर्निंग के, आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। चलिए, हैप्पी संडे में हमने सी पढ़ लिया। सी मतलब हर उस चीज को कवर करना जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाता है। आउट ऑफ स्कोप ड्यूटी न को करना बेटा। लिमिटेशन, अगर तुम्हारे काम पे कोई लिमिटेशन लगाए, मैनेजमेंट रोक लगाए, तो आप चुगली कर देना अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है मैडम? कर देंगे चुगली, वेरी वेरी गुड। ओके, डी मतलब क्या होता है? डी मतलब क्या होता है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑडिटर क्या चेक करेगा कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। ऑडिटर ये देखना चाहेगा, ऑडिटर ये चेक करेगा कि सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है कि नहीं। डी मतलब प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है कि नहीं। ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए थी वो हुई कि नहीं, ऑडिटर चेक करेगा। कैसे चेक करेगा बेटा? डिस्क्लोजर्स कैसे चेक करते हो आप? All the relevant information is properly disclosed or not in the financial statement. Disclosure आपको चेक करने हैं, तो आप क्या चेक करोगे? यहाँ पे आप कंपनी की बुक्स रख लोगे, यहाँ पे आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख लोगे। आप देखोगे जो बुक्स में लिखा है वो सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है कि नहीं। तो आप कंपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करते रहना। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे हैं, यहाँ रिकॉर्ड्स रखे हैं, तो आप देखना जो जो चीजें रिकॉर्ड में लिखी हुई है वो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है कि नहीं, तो कंपेयर कर लेना। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जहां जहां जजमेंट लगाए हैं वो जजमेंट को भी देखना कि वो डिस्क्लोज है कि नहीं। कंसिडर द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कहां कहां जजमेंट लगाए हैं कि जजमेंट ठीक से डिस्क्लोज। मैनेजमेंट को अपने जजमेंट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं क्या, बताओ? अगर मैनेजमेंट ने कहीं पे जजमेंट लगाया है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, तो आप देख लेना कि मैनेजमेंट से सारे जजमेंट को डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक लास्ट पॉइंट है आपका जो बाकी है, एस मतलब आपको ये देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्या वो सफिशिएंट है ना, क्या वो रिलायबल है ना। आपको क्या चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो रिलायबल है। कैसे चेक करोगे आप? कैसे चेक करोगे? आप अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख लेना। एक बात बता दे, अगर कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है, अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, तो इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी, सफिशिएंट होगी कि नहीं, बताओ? अगर आपको लगता है अकाउंटिंग सिस्टम बढ़िया है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया है, तो मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? इंफॉर्मेशन रिलायबल है। और आप कुछ अदर टेस्ट वगैरह कर लेना बेटा, कुछ इंक्वायरी, वेरिफिकेशन, ऐसे ऐसे भूले भटके मत साइड में कोने में बैठ जाना। कुछ टेस्ट करना, इंक्वायरी करना, वेरिफिकेशन करना, ताकि पता चल जाए डेटा रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? यस मैडम, बता दे बेटा। स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, जजमेंट का मतलब जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट मतलब असर्शन नहीं, मतलब मैनेजमेंट प्रोविजंस बनाने के लिए जजमेंट यूज करती है क्या? मैनेजमेंट को प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है, मैनेजमेंट को प्रोविजन फॉर लिटिगेशन बनाना है, दैट इज मैनेजमेंट का जजमेंट। चलो एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड। स्कोप ऑफ ऑडिट का मेमोरी टेक्निक क्या था, बता दे, बता दे फटाफट, शर्माना मत, शर्माना मत। देखते हैं कौन कौन बताता है। स्कोल्ड, SCOLD। एक बार मेरे साथ रिवाइज करोगे, फिर से रिवाइज करोगे, दिमाग में बैठना है, दिमाग में बिठाना है। चला जा बेटा। सी मतलब हर उस एस्पेक्ट को कवर करना, एंटरप्राइजेस के, एंटिटी के हर उस एस्पेक्ट को कवर करना जिसका इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। आप ओ मतलब क्या था? सारे बच्चे जवाब दो, ये ऐसे
एकदम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? धमाकेदार आवाज करके जितना बोल बोल के पढ़ोगे उतनी चीजें याद रहेगी। ओ मतलब क्या है? आउट ऑफ स्कोप ड्यूटी नहीं करनी है। एल मतलब मैनेजमेंट अगर तुम्हारे काम पे लिमिटेशन लगाए, कोई रोक लगाए, जिसकी वजह से तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन ना दे पाओ, तो इन लिमिटेशंस की चुगली स्टेट कर देना ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना, चुगली कर देना, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑडिटर चेक करेगा कि सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से डिस्क्लोज्ड है कि नहीं। डिस्क्लोज्ड है कि नहीं, डिस्क्लोजर कैसे चेक करते हैं? 2 चीजों से। कैसे? एक तो आप कंपेयर कर लोगे सारी चीजें जो बुक्स में लिखी है, सारी चीजें जो रिकॉर्ड्स में लिखी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी है कि नहीं, ऐसे ऐसे कंपेयर कर लेना। और मैनेजमेंट के जजमेंट्स जहां जहां यूज किए हैं वो अच्छे से डिस्क्लोज है कि नहीं, चेक कर लेना। वेरी 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 सुपर 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 डुपर गुड। ओके, इंफॉर्मेशन सारी सफिशिएंट और रिलायबल होनी चाहिए क्या? ऑडिटर चेक करेगा भैया जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्होंने लिख दिया वो रिलायबल तो है ना, सफिशिएंट तो है ना। कैसे चेक करोगे बेटा? एक तो खुद कुछ टेस्ट वगैरह कर लेना, इंक्वायरी कर लेना, वेरिफिकेशन प्रोसीजर कर लेना। दूसरा क्या करोगे बता दे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है क्या, और आपका अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है क्या। अगर ये सब ठीक है तो मतलब बिंदास है, झकास है, सब कुछ बढ़िया है। एवरीबॉडी समझ में आ गया क्या? स्कोप ऑफ ऑडिट थम्स अप दे दो अगर सबको समझ में आया तो। एवरीबॉडी वेरी गुड। देखो मैं आप लोगों की पूरा चैप्टर 1 अच्छे से करवाऊंगी, प्रोवाइडेड आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। यस, क्रेजी रिवीजन। अगर सबको क्रेजी लिखता है तो सब बोलेंगे क्रेजी रिवीजन मैडम, क्रेजी 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 रिवीजन। चलिए वेरी गुड। ऑडिट का मतलब क्या होता है? आओ अब मेरे साथ फिर से आप लोग रिवाइज करेंगे। ऑडिट का मतलब क्या है? मैडम कितनी बार रिवीजन करेंगे जब तक तेरे दिमाग में बैठ नहीं जाता। मेरे क्लासेस का खास बात पता है क्या है? मैं रिवीजन पे बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी ना तो मैं ये चाहती थी मेरे टीचर से कि वो बार बार बोले ताकि मुझे याद हो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जो मैं चाहती थी वो आप तक मिले। चलिए, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इररिस्पेक्टिव वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, इररिस्पेक्टिव उसका साइज क्या है, इररिस्पेक्टिव उसका लीगल फॉर्म क्या है, हमें लेना देना नहीं है। ये एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपना ओपिनियन दे सके। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, अल्ट्रा गुड, बेस्ट। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बता दे, ऑडिट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं मैडम। रीजनेबल अश्योरेंस को ऑब्टेन करना, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है गलतियों से, ऐसी मन की संतुष्टि ऑब्टेन करना। और दूसरा आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किसके हिसाब से करोगे? एसएस के हिसाब से, है ना। ऐसे 700 आप पढ़ रहे हो। चलिए वेरी वेरी गुड बेटा जी, वेरी वेरी गुड। उसके बाद आपने पढ़ा स्कोप ऑफ ऑडिट। बता दे बेटा, बता दे फटाफट, झकाझक बता दे। स्कोप का मेमोरी टेक्निक था SCOLD। इंफॉर्मेशन अच्छे से डिस्क्लोज है कि नहीं, सारे लिमिटेशन जो लगाए गए हैं चुपचाप उनकी चुगलियां करना है, और आउट ऑफ स्कोप ड्यूटी नहीं करनी। हर उस चीज को कवर करना है जिसका इफेक्ट ऑडिट पे आए। इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, इसकी आप चेकिंग करोगे। एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? यस, परफेक्ट। ओके, आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाए। चलिए बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। मतलब मैडम बेटा बेटा स्कोप क्या हो गया? ये तेरा फुटबॉल का मैदान है, ठीक है। ये फुटबॉल ऐसा होता है, फुटबॉल का मैदान है आपका। इस मैदान में आप क्या फुटबॉल खेलते हो? हाँ। स्कोप मतलब क्या होता है? स्कोप, स्कोप मतलब आपको इसी दायरे में रह के ऑडिट करनी है। स्कोप क्या डिसाइड करता है? दायरा, कि ऑडिटर तेरे को किस दायरे में रह के ऑडिट करनी है, दैट इज स्कोप। एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट मतलब अरे बेटा अंदर फुटबॉल तू खेलेगा कैसे, क्या क्या चीज, ये तो तेरा दायरा हो गया, ये हो गया तेरा स्कोप। अंदर तू खेलेगा कैसे, दैट इज एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। मतलब ऑडिट का स्कोप मतलब ऑडिट तेरे को इस एक्सटेंट में रह के करनी है, अंदर क्या क्या करना है, दैट इज एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट में क्या क्या चीजें आप कवर करेंगे, ओके, दैट इज एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। आओ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैडम इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? ऐसा झकास मेमोरी टेक्निक है ना, मतलब तेरा दिल खुश हो जाएगा बेटा, दिल खुश होने वाला मेमोरी टेक्निक है। RRED CCC मैडम क्या बोल रही हो बेटा, याद कर ले। एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट, रेड CCC मैडम। एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? तेरे को ऑडिट में क्या क्या करना है, किस क्या क्या करोगे। वी मतलब वेरिफिकेशन करोगे। हाँ हाँ करोगे वेरिफिकेशन, नहीं करोगे क्या? तो करने डांडिया खेलने तो गए नहीं हो, वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। मैडम किस किस चीज की वेरिफिकेशन करेंगे? आप करेंगे एसेट की वेरिफिकेशन, कि एसेट सच्ची में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एसेट की वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं। तो आप किसकी वेरिफिकेशन कर रहे हो? कंपनी के एसेट्स की। ए बेटा सिर्फ एसेट की वेरिफिकेशन करेगा क्या? लाइबिलिटी को बुरा नहीं लगेगा? लाइबिलिटी बोलेगी मेरे को तो कोई भाव ही नहीं देता,
तो तुम वेरिफिकेशन किसकी करोगे? लायबिलिटी की भी करोगे कि कहीं लायबिलिटी अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ठीक है, वी मतलब एक और क्या है? वेरिफिकेशन। किसका वेरिफिकेशन करोगे? बता दे, किसका वेरिफिकेशन करेगा? आप इस चीज का वेरिफिकेशन करेंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है बुक्स में वो ऑथेंटिक है ना। वेरिफिकेशन किसकी करेंगे? ऑथेंटिसिटी चेक करोगे आप ट्रांजैक्शंस की, कि बुक्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं। अच्छा, मैंने सेल की एंट्री मार दी बेटा, 2 करोड़ का इस बार सेल किया है, वो झूठा हो सकता है क्या? हाँ, मेरा मन किया, मेरे बुक्स है, मार दी मैंने, एंट्री कर दिया मैंने, तो क्या हो गया? अरे बेटा वो ऑथेंटिक होना पड़ा, ऑडिटर आके चेक करेगा कि तेरे सारे ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिक है कि नहीं। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, समझा 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 समझा। मैम कोरोना ठीक हो गया, कैसा देख लग के कैसा लग रहा है? बीच में थोड़ी डल हो गई थी मैं कोरोना की वजह से, बट नाम कैसा लग रहा है? लग रहा है कोरोना था। नहीं ना, आप भी मत डरो, अब ठीक है, ठीक हो जाओगे। ट्रिपल सी ट्रिपल वी, वी मतलब क्या होता है बेटा बता दे? वेरिफिकेशन करेंगे मैडम, किसकी? एसेट की। किसकी? लाइबिलिटी की। वेरिफिकेशन किसकी करोगे? ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करोगे, बुक्स में जितने ट्रांजैक्शंस है सबकी वेरिफिकेशन करोगे कि ये ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिक है कि नहीं। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। ट्रिपल सी मतलब क्या होता है? ट्रिपल सी मतलब क्या होता है? सी मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे? चेक करेंगे। किसको चेक करोगे? पीएनएल के रिजल्ट को चेक करोगे। मतलब मैडम, ए बेटा तेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, तो जो भी रिजल्ट दिख रहा है पीएनएल का उसको चेक करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस के रिजल्ट को चेक करोगे। क्या चेक करोगे? कि भैया अगर पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, तो वो ठीक ही दिख रहा है ना, कहीं गलत प्रॉफिट और गलत लॉसेस तो नहीं दिख रहे। तो आप पीएनएल की रिजल्ट्स को चेक करोगे। ठीक है मैडम, पीएनएल की बात चल ही रही थी तो दूसरा पॉइंट भी पीएनएल पे ही है। आप क्या करोगे? बैलेंस शीट और पीएनएल को कंपेयर करोगे। किसके साथ कंपेयर करोगे? रिकॉर्ड्स के साथ, कि जो चीजें बुक्स में लिखी है वो सारी की सारी चीजें बैलेंस शीट और पीएनएल में लिखी हुई है कि नहीं। एक बात बताओ, आप बुक्स बनाते हो ना कंपनी में, बुक्स बनाते हो कि नहीं? हाँ जी मैडम। बुक्स के हिसाब से बैलेंस शीट पीएनएल बनते हैं कि हवा में बैलेंस शीट पीएनएल बनते हैं? किसके हिसाब से बनते हैं? बुक्स के हिसाब से। क्या बनाते हो? बैलेंस शीट पीएनएल को बनाते हो। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे कि जो चीजें बुक्स में लिखी है वो चीजें बैलेंस शीट और पीएनएल में लिखी है कि नहीं। तो सी मतलब क्या था? कंपेयर करना। ओके, लास्ट क्या करोगे? चेक करोगे। किसको चेक करोगे? ए को चेक करोगे। किसको चेक करोगे? ए क्या होता है मैडम? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तूने डेप्रिसिएशन गलत तो कैलकुलेट नहीं कर दिया, इंटरेस्ट तो गलत कैलकुलेट नहीं कर दिया, तो किसको चेक करोगे? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करोगे। एवरीबॉडी समझा गया? एवरीबॉडी, सब 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 बच्चे जवाब देंगे, सब बच्चे। चलो चलो चलो, जिस एनर्जी से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं मैं चाहती हूँ तुम्हारी एनर्जी रेसिप्रोकेट हो, मेरे पास आए। चलिए, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। आर मतलब क्या करना है? आर मतलब क्या करोगे? बता दे, आर मतलब क्या करोगे? रिपोर्ट इशू करेंगे। वेरी गुड। आर मतलब ऑडिटर क्या करने गया है? मैंने बताया ना, डांडिया खेलने तो नहीं गया है, रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी। यस मैडम, करेंगे रिपोर्टिंग। वेरी गुड। ये क्या है? सिस्टम को लेके 2 पॉइंट है। आप कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, अकाउंटिंग सिस्टम को रिव्यू भी करोगे। आर मतलब रिव्यू भी करेंगे, ई मतलब एग्जामिन भी करेंगे। एग्जामिन करना और रिव्यू करने में फर्क क्या है? एग्जामिन करना आप ये देखोगे कि क्या ये सिस्टम आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है। रिव्यू करना मतलब आप ये देखोगे क्या ये सिस्टम गलतियां पकड़ पाएगा क्या, फ्रॉड और एरर्स को पकड़ पाएगा क्या। और डी मतलब कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के खर्चों में प्रॉपर डिस्टिंक्शन हो रहा है कि नहीं, डिस्टिंक्शन, फर्क हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, यस। तो आ जाओ, अब इस पॉइंट को मेरे साथ फटाफट फिर से रिवाइज कर लो। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। जितने बच्चों ने मुझे अभी ज्वाइन किया, डरने की बात नहीं है, अभी बहुत हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। आजा बेटा, मेमोरी टेक्निक क्या थी बता दे? RRED ट्रिपल सी ट्रिपल वी। ठीक है, अग्री करते हो मेरे से? वी क्या था? वेरिफिकेशन करना। वेरी गुड। किसका वेरिफिकेशन? एसेट का मैडम। अकेले एसेट का करोगे, लाइबिलिटी बुरा नहीं मानेगी, करो लाइबिलिटी को इंक्लूड। वेरी गुड। और वेरिफिकेशन किसकी करोगे? वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस की, ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिक है कि नहीं वो आप वेरीफाई करोगे। ठीक है, ओके। सी मतलब क्या करोगे? पीएनएल के रिजल्ट को चेक करोगे। पहला पॉइंट किस पे है? पीएनएल पे है, तो दूसरा पॉइंट भी पीएनएल पे ही होगा। पीएनएल एंड बैलेंस शीट को किसके साथ कंपेयर करोगे? बुक्स के साथ कंपेयर करोगे। वेरी गुड। और क्या करोगे? चेक करोगे। किसको चेक करोगे? बता दे, किसको चेक करेगा? ए को चेक करूंगा मैम मैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करूंगा। वेरी वेरी गुड। आर मतलब क्या करोगे? मैडम रिपोर्ट इशू करूंगा। किसको? जिसके लिए भी तू ऑडिट कर रहा है, शेयर होल्डर्स, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिसके लिए भी आप ऑडिट कर रहे हो आप रिपोर्ट करोगे उसको। वेरी गुड। आर मतलब, ई मतलब क्या है? सिस्टम।
सिस्टम का मैम क्या करूंगा, मैं रिव्यू करूंगा। सिस्टम मतलब इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम को आप रिव्यू करोगे। ई मतलब सारे सिस्टम को आप क्या करोगे, एग्जामिन करोगे। एग्जामिन करना मतलब देखना कि सिस्टम अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और डिस्टिंक्शन होना चाहिए। आप ये देखोगे कैपिटल के खर्चे कैपिटल में जाने चाहिए, बैलेंस शीट में जाने चाहिए, रेवेन्यू के खर्चे पीएनएल में जाने चाहिए। तो प्रॉपर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के खर्चों का। करेक्ट, सारे पॉइंट याद हो गए? यस एवरीबॉडी, थम्स अप दे दो अगर याद हुआ। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है चैप्टर नंबर 1 जिनको अच्छे से आता ना हो, तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन भी हो गई और आपका रिवीजन भी हो गया। तो यहाँ पे एस्पेक्ट्स का पॉइंट अपने ऐड कर देते हैं। एस्पेक्ट्स में आपका मेमोरी टेक्निक है RRED CCCCC। यस बच्चों, परफेक्ट, ओके मैडम समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा एक बात बता दी, तो चिल्टू सा पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे तो मैं ध्यान भी नहीं दूंगी। कितने तरह की ऑडिट होती है, एक मासूम बच्चे से पूछेंगे ना, 4 साल के बच्चे से भी मैं पूछूंगी ना, वो भी बता देगा मैडम 2 टाइप की ऑडिट होती है। कितनी? एक तो ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। लॉ बोलता है सुन लो एंटिटी भाग के कहां जा रही है, ऑडिट नहीं करानी तेरे को, चुपचाप ऑडिट करा, तू कंपनी है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना, तो तेरे को ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट को कराना ही पड़ेगा। लॉ कहती है भाग के किधर जा रहा है, ए इधर आ ऑडिट करा। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ ऑडिट क्या है, वॉलेंट्री ऑडिट। मतलब मेरी प्राइवेट कंपनी है बेटा, है प्राइवेट कंपनी है, कोई कहता ही नहीं हमें ऑडिट कराओ, कोई कहता ही नहीं है, हम अपने आप करवाते हैं, जाके वॉलेंटरीली कराते हैं। मेरी पॉकेट में क्या ज्यादा पैसे आ गए क्या मैडम, बहुत पैसे कमाने लगी हो क्या, अपने आप जाके क्यों ऑडिट करा रही हो? जब लॉ तुमको बोलता ही नहीं है कि ऑडिट करवा लो, तो तुम क्यों करवा रही हो जाके? है बेटा ज्यादा पैसे तो नहीं आए, पर वॉलेंट्री ऑडिट हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऑडिट करवाने के बहुत क्या होते हैं, फायदे होते हैं, फायदे होते हैं, फायदे होते हैं। तो 2 तरीके की ऑडिट होती है, एक वॉलेंटरीली ऑडिट, कोई नहीं कहता तेरे को ऑडिट कराने, तू अपने आप कराता है। एक लॉ कहता है भाग के किधर जा रहा है, चुपचाप ऑडिट करा, टैक्स पे कर। तो ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। 2 तरीके की ऑडिट होती है, समझ में आ गया? हाँ मैडम आ गया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या, जो बैंकिंग कंपनी होती है, क्या ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ है या वॉलेंट्री ऑडिट है? ध्यान से बताना, ए या बी। वेरी वेरी गुड, लॉ, रिक्वायर्ड अंडर लॉ। बैंकिंग कंपनी भी एक कंपनी ही होती है क्या? लॉ में पढ़कर आए हो कि नहीं? बैंकिंग कंपनी क्या है, एक कंपनी ही तो है, तो ऑफ कोर्स लॉ के अंडर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ओके बेटा, ओके, आगे बढ़ेंगे क्या? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। क्या पॉइंट है मैडम, ऑडिट के फायदे क्या होते हैं? तेरे को मैंने एक चीज बोली है, पर तू क्या है मानता नहीं उस बात को। क्या? मैंने तेरे को बोला, आई टोल्ड यू बेटा, आई टोल्ड यू कि तू ऑडिट करा ले। तूने कहा क्यों कराना है मैडम, पैसे ज्यादा नहीं है मेरे पास। मैंने कहा बेटा ऑडिट करवा ले, अगर तेरे कंपनी में कोई स्कैम हो रहे होंगे ना, बड़े बड़े स्कैम हो रहे होंगे, तो वो पकड़े जाएंगे। तूने कहा क्या बोल रही हो मैडम? करेक्ट, एडवांटेजेस ऑडिट के ये होते हैं बेटा, अगर तू ऑडिट करवाएगा तो आई एम टेलिंग यू, आई टोल्ड यू तू ऑडिट करवा ले। तूने बोला क्यों? बड़े बड़े स्कैम, अगर तेरे कंपनी के एम्प्लॉइज कोई स्कैम कर रहे हैं तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, ओके मैडम, सच्ची बात है, सच्ची बात है मैडम, सच्ची बताओ मैडम, सच्ची सही कह रही हूँ। अपने पापा को जाके बोल देना कल मैं ऑडिट पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है आपको अपनी कंपनी की ऑडिट करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके कंपनी में कोई बड़ा स्कैम हो रहा होगा तो पकड़ा जाएगा, पापा पकड़ के तेरे को वही पीटेंगे, बोलेंगे तू ही कर रहा है स्कैम, मुझे तो लग रहा है तेरे को चाहिए एक्स्ट्रा पैसे। चल, टोल्ड बिग स्कैम। चलिए, टी मतलब, अच्छा आप ऑडिट, अब ध्यान रखना इस पूरे पॉइंट पे, शांति बनाए रखना एकदम। एक बात बताओ, अगर ऑडिट करोगे तो किसी भी तरीके के ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल कर पाओगे? हाँ, कल चलकर तुम्हारी कंपनी में आग लग गई, तुम इंश्योरेंस वालों को बोल रहे ए जरा क्लेम दे दे रहे, इंश्योरेंस बोलता है नहीं नहीं नहीं, क्लेम इतना तो हम पे नहीं कर सकते, सॉरी, इतने तो आपके कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन ही नहीं थी, इतना क्लेम तो हम नहीं पे करेंगे। तो ऐसे ट्रेड डिस्प्यूट हो गए अगर इंश्योरेंस क्लेम को लेकर, तो आप क्या कर पाओगे? आप, अगर आपके कंपनी के ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं तो आप क्लेम को क्या कर पाओगे, क्लेम कर पाओगे। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स को आप सेटल कर पाओगे। एल मतलब, क्या आप अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को सेटल कर पाओगे, लाइबिलिटी ऑफ टैक्स। एक बात बताओ, आप सीए इंटर में टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्या? क्यों पढ़ रहे हो? है अचार डालना उस सब्जेक्ट का, टैक्स का? नहीं, तुम्हें इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कल जाके तुम क्या करोगे, ऑडिट करोगे। कल जाके ऑडिट करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी को कितना टैक्स पे करना है, तो कैलकुलेट करना तो आना चाहिए ना। वहां जाके ये थोड़ी बोल दोगे एक डायरेक्ट टैक्स मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था, पिटाई खाओगे। तो आप ऑडिट क्यों करवाते हो? ताकि पता चल जाए कि टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, कितना डायरेक्ट टैक्स, कितना जीएसटी, कितना क्या पे करना है, वो पता चल जाएगा।
डी मतलब क्या होता है? डी मतलब डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। मतलब क्या मैडम? देखो, जब ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आया ऑडिट करने, ऑडिटर आया प्यारा सा छोटा सा आप जैसा बच्चा ऑडिट करने आया, वो बोलेगा यार आपकी कंपनी में इतने फालतू रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, इतना वेस्ट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, इसको आप बचा सकते हो। तो ऑडिटर आके जब ऑडिट करेगा तो क्या डिटेक्ट करेगा? डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। वेरी गुड। एक बात बताओ, जब आप ऑडिट करोगे तो क्या आपको पता चल जाएगा कि नहीं कंपनी ने बुक्स और अकाउंट्स को ठीक से मेंटेन किया है कि नहीं? ऑडिट करोगे तो ही तो पता चलेगा ना। ऑडिट अगर की ही नहीं, अगर कोई कंपनी ऑडिट करवाती ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा? ओनर को कैसे पता चलेगा ठीक से बुक्स मेंटेन्ड है कि नहीं? तो बुक्स एंड अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं ऑडिट करने से ही पता चलेगा। अच्छा, आई मतलब क्या है? आई मतलब क्या है? बोलोगे बोलोगे एनीबॉडी? नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? आई लोनली है, चलो कोई बात नहीं, इसको अकेले छोड़ देते हैं। कई बार अकेला छोड़ना भी ठीक है। कई बार आपने देखा है गवर्नमेंट बोलती है गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिट। गवर्नमेंट बोलती है, मैं गवर्नमेंट के पास गई थी, तुम लोग को पता नहीं है इस कहानी के बारे में। मैं गई थी गवर्नमेंट के पास, मैंने कहा गवर्नमेंट सुनना, मुझे एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस दे दे। गवर्नमेंट ने बोला दीपिका हम तुम पे विश्वास नहीं करते, तुम झूठ बोल सकते हो, आप अपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट लेकर आओ। तो कई बार गवर्नमेंट भी क्या कहता है? ऑडिटेड स्टेटमेंट लेकर आइए। ठीक है। एस मतलब सेफ गार्ड, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन। एक बात बताओ, तेरे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, क्या हम रिलायंस की मैनेजमेंट को जानते हैं? रिलायंस में नहीं जानते मैडम, कहां से जानेंगे यार मैडम, है नहीं जानते। पर क्या आप रिलायंस में पैसा लगाते हो? हाँ मैडम लगाते हैं। तो हम क्या देख के पैसा लगाते हैं? क्या देख के? डांडिया खेल के पैसा तो नहीं लगाते, हम कंपनी के ऑडिटेड स्टेटमेंट देख के पैसा लगाते हैं। तो हमारे जैसे आम आदमियों का इंटरेस्ट कैसे सेफ होता है जो मैनेजमेंट को नहीं जानते? ऑडिट हमारा सेफ करता है इंटरेस्ट। तो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हमारे इंटरेस्ट को क्या करता है? सेफ करता है। अच्छा, ऑडिट अगर करोगे तो क्या पता चलेगा कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? एंटिटी बोल रहे हैं सुन ना ऑडिटर, हमने बहुत कंट्रोल लगा रखे हैं, इतने कंट्रोल लगाए हुए एंटिटी में, ये भी कंट्रोल, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। अरे तू ऑडिट करेगा तो ही तो पता चलेगा ये कंट्रोल सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऑपरेट करते हैं कि नहीं। लगाने से क्या होता है? ऑपरेट भी तो करने पड़े। तो ऑडिट होगी तो ही ना तो पता चलेगा कि कंट्रोल सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऑपरेट करते हैं कि नहीं। वेरी 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 गुड। एम, ऑडिट करोगे तो इंप्लॉइज का मोरल चेक हो जाएगा क्या? इंप्लॉइज मॉरली ठीक है कि नहीं, या उनके मन में कोई चोर छुपा है कि नहीं, अपना काम ठीक से करता है कि नहीं अकाउंटेंट, पता कैसे चलेगा? मोरल चेक कैसे होगा बेटा? अगर तू ऑडिट करेगा तो। एवरीबॉडी समझ में आया? फायदे क्या होते, नियत पता चलेगी। वेरी गुड। फायदे क्या होते हैं? टोल्ड बिग स्कैम। एवरीबॉडी, सबका ध्यान स्क्रीन पे है और मुझे बोलो टी मतलब क्या होता है? टी मतलब, मैंने क्या बोला? फायदे बहुत होते हैं बेटा, तू बड़े स्कैम को, बिग स्कैम को पकड़ पाएगा। टोल्ड बिग स्कैम, आई एम टेलिंग यू, अभी भी मैं तेरे को बोल रही हूँ, टोल्ड बिग स्कैम, बड़े स्कैम को पकड़ पाएगा अगर ऑडिट करेगा तो। टी मतलब ट्रेड डिस्प्यूट, मैडम ट्रेड डिस्प्यूट को हम सेटल कर पाएंगे। एल मतलब टैक्स पढ़ रहे हो आप तो टैक्स की लाइबिलिटी को सेटल कर पाओगे। बी मतलब कोई अगर वेस्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कर पाओगे। बी मतलब अगर ऑडिट होगी तो ही आपको पता चलेगा कि बुक्स अकाउंट्स ठीक से प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं, पता चलेगा कि नहीं, ऑफ कोर्स मैडम। जी मतलब कई बार गवर्नमेंट बोलती है क्या ये बेटा जाना यार ऑडिटेड स्टेटमेंट लेकर आ, ऐसे तेरी बातों पे विश्वास करूंगा नहीं मैं, ठीक है चल। स्कैम, सी मतलब, सॉरी एस मतलब हमारे जैसे आम आदमियों का इंटरेस्ट जो मैनेजमेंट को नहीं जानते, कैसे सेफ गार्ड होता है? ऑडिट की वजह से होता है। सी मतलब कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, कंट्रोल्स अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको पता चलता है ऑडिट से। एम मतलब इंप्लॉइज का मोरल चेक हो जाता है, मोरल चेक हो जाता है। एवरीबॉडी समझ में आया? टोल्ड बिग स्कैम। तो चलो अपने चार्ट पे जाते हैं। अपने यहां हम कुछ चार्ट बना रहे थे ना, किधर गया रे? अभी तो बनाए थे। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्या होते हैं? यहां पे लिखोगे टोल्ड बिग स्कैम। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एवरीबॉडी समझ में आ गया? इसके अपने मन से कोई पॉइंट मत डाल देना ऐश, बेटा ऐसे नहीं करते हैं। मैडम मुझे ये पॉइंट अच्छा लग रहा है, डाल दूं क्या? नहीं ना, नहीं डाल सकता तू, चला जा। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या ऑडिट के कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं? एक बात बता दे, चल तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता है? हाँ या ना? ऑडिटर ऑडिट के दौरान, क्या बोला था ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिट का?
रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर ऑब्टेन करता है। क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता है? नहीं ना मैडम, नहीं कर सकता है ना, नो ना, बोला है ना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा इनहेरेंट लिमिटेशन के वर्ड का मतलब समझो। ऑडिट के अंदर कुछ ऐसी लिमिटेशंस है, ऑडिट के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो हटाई नहीं हट सकती, जो अंदर बसी हुई है, ऑडिट के अंदर है। ऑडिट के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो हटाई नहीं हट सकती। जैसे चुंबक चिपकता है ना, वैसे ये कमियां चिपक चुकी है ऑडिट के, ये आप जितना हटाना चाहो आप नहीं हटा पाओगे। ठीक है, तो कह रहा है ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी ऑब्टेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कुछ कमियां हैं जो चुंबक जैसे चिपकी हुई है। ठीक है, दैट इज द इनहेरेंट लिमिटेशन। पहला इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कभी भी आप एक चीज सोच लेना, इस पूरे क्वेश्चन में, इनहेरेंट लिमिटेशंस में, पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ कुछ पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप किस हिसाब से करते हो? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से करते हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसके हिसाब से करते हो? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और एफआरएफ क्या कहता है? मैनेजमेंट जजमेंट यूज करो। ये जजमेंट बहुत बार अनसर्टेन और सब्जेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मैनेजमेंट यूज करती है जजमेंट्स, और ये जो जजमेंट्स होते हैं ये बहुत अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है ठीक हो सकता है गलत हो, और बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, आदमी टू आदमी। आप कोई जजमेंट बनाओगे तो वो अलग होगा, मैं कोई बनाऊंगी तो अलग होगा। तो ये मैनेजमेंट के यूज किए हुए जजमेंट बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही अनसर्टेन है। वेरी वेरी गुड बेटा जी, वेरी वेरी गुड। मजे आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है। इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। किस पर? दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट प्रोसीजर्स में ही कोई लिमिटेशन है। मतलब क्या? ऑडिट प्रोसीजर जो आप करते हो, ऑडिट में जाके इतने सारे ऑडिट प्रोसीजर तुम करते हो, इन ऑडिट प्रोसीजर्स में ही लिमिटेशन है। मतलब ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए तू इंफॉर्मेशन किससे मांगेगा? बता दे, तेरे को कोई काम करना है, काम करने के लिए इंफॉर्मेशन किससे मांगोगे? मैनेजमेंट से मांगोगे। और मैनेजमेंट क्या बोलेगा? बेटा मैनेजमेंट तेरे को जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है क्या? जानबूझ के इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है क्या? तो ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए इंफॉर्मेशन किससे मांगी जाएगी? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट हो सकता है जानबूझ के अनजाने में आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना दे। मैनेजर बोलेगा नहीं दूंगा मैं, मेरी कंपनी है, नहीं देता मैं, बस हो गया आपका काम खत्म। अच्छा, अगर फ्रॉड हुआ है तो आप जितने मर्जी ऑडिट प्रोसीजर्स कर लो, ये सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हो जाएंगे? इनइफेक्टिव हो जाएंगे क्या? आप चाहे अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, तो फ्रॉड अगर हो रहा है तो आप जितने मर्जी ऑडिट प्रोसीजर्स करो, ये ऑडिट प्रोसीजर्स इनइफेक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि फ्रॉड बहुत केयरफुली किया जाता है, फ्रॉड बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से किया जाता है। तो अच्छा, मैनेजमेंट को पता नहीं क्या ऑडिटर आएगा और चेकिंग करेगा? पता है ना, मैनेजमेंट को पता है कि ऑडिटर आने वाले हैं, चेकिंग करने वाले हैं। तो फ्रॉड इस तरीके से किया जाएगा, इतना केयरफुली किया जाएगा कि ऑडिटर पकड़ ना पाए। तो फ्रॉड कई बार नहीं पकड़ा जाता, चाहे जितने मर्जी ऑडिट प्रोसीजर्स कर लो। और ऑडिट क्या कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है क्या? गलत कामों को खोजने का कोई इन्वेस्टिगेशन है क्या? अरे नहीं ना बेटा, नहीं। ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं है सर्च वगैरह करने की। ठीक है, तो ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड, परफेक्टो, 100% समझ में आ गया। हाँ, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब, अरे यार ऑडिट एक साल में कितने दिन होते हैं बताना? 365 डेज होते हैं। इन 365 डेज के ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए हमारे पास कितने दिन होते हैं? ऑडिटर को 365 डेज के ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ 1-1.5 महीने। तो एक बात बताओ, टाइम कम है क्या? तो ये लिमिटेशन है ना ऑडिट की, क्या है? टाइम बाउंड है, लिमिटेशन है ऑडिट की। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? अदर मैटर्स। अदर मैटर्स क्या होते हैं? अदर मैटर्स कई बार हो सकता है कि नॉन कंप्लायंस हो रहा हो लॉ और रेगुलेशन का और आपको पता ना चले। अरे हम भगवान थोड़ी है, ऑडिटर ही है ना। अगर कोई कंपनी हो सकता है किसी लॉ को ना कंप्लाई करे और हमें ना भी पता चले, हो सकता है ना। अरे एक कंपनी पे कितने लॉज लगते हैं यार, हजारों लॉज लगते हैं। अगर एक लॉज कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, हो सकता है हम उसका ना पता लगा पाए। फ्यूचर इवेंट्स दैट कॉजेज एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, दैट फ्यूचर इवेंट दैट causes entity to not continue, not आएगा, to not continue as a going concern। मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी में आग लग गई जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ गया, हो सकता है। तो उसका पता मैं आज लगा सकती हूँ। आज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी आगे आने वाले 12 महीनों में बहुत अच्छे से काम करेगी, गोइंग कंसर्न के हिसाब से काम करेगी। कल चलकर आग लग गई, अब तो उसका मत पता मुझे थोड़ी है, मेरे को तो गोइंग कंसर्न लग ही रहा था। तो ये अदर मैटर्स क्या है कि भैया अगर गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आए तो मैं कैसे पता लगा लूं? एक क्या है? फ्रॉड का आपका कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे छुप गया।
अगर फ्रॉड हो रहा होगा तो हो सकता है मैं ना पता लगा पाऊं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, हो सकता है कि कई बार रिलेटेड पार्टी के पूरे ट्रांजैक्शंस का ऑडिटर पता ना लगा पाए। कंपनी के, रिलायंस के कोई एक रिलेटेड पार्टी होगी क्या? रिलायंस जैसी कंपनी के हजारों रिलेटेड पार्टीज हैं, तो हो सकता है कुछ रिलेटेड पार्टीज को आप ना पकड़ पाओ, उसके एग्जिस्टेंस को ना पकड़ पाओ। ठीक है, तो आ जाओ इनहेरेंट लिमिटेशंस। ये गंदा एलर्जिक स्माइली कौन भेज रहा है? तुमको पता है ना मुझे से एलर्जी है, वो कंफ्यूज्ड वाला जो स्माइली होता है ना, मुझसे मुझे बहुत एलर्जी है। हाँ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वेरी गुड। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, वेरी वेरी गुड। हाँ, गठबंधन बना रहे हो, जो तुझे मुझे पसंद नहीं है वही चीज करोगे तुम लोग हैं। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड क्या है? पिटाई खाने वाले काम हो रहे हैं सबके, वर्चुअल पिटाई करनी है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी का नंबर है मेरे पास, है पता है कि नहीं? मैडम झूठ बोलती हो, हैं झूठ बोलोगी? अच्छा चल ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसके हिसाब से किया जाता है? एफआरएफ के हिसाब से किया जाता है। मैनेजमेंट को जजमेंट यूज करना पड़ता है। ये जजमेंट क्या हो जाते हैं बेटा? अनसर्टेन हो जाते हैं। ये जजमेंट क्या होते हैं? बहुत ही क्या होते हैं? अनसर्टेन होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। वेरी वेरी गुड। इसमें क्या होता है? 3 पॉइंट है, 1 2 3। बता दे क्या है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, पहला पॉइंट क्या? तुम बताओगे, मेरे को क्या देख रहे हो, मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। मैनेजमेंट कई बार क्या दे देती है आपको? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे देती है इंटेंशनली। अगर कंपनी में फ्रॉड हो रखा है तो जितना मर्जी हाथ पैर मार लो, जितने मर्जी प्रोसीजर कर लो, आप नहीं पकड़ पाओगे। तीसरा क्या है? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ये दया दरवाजा तोड़ो नहीं कर सकते, हमारे पास कोई लीगल पावर नहीं है सर्च वगैरह करने की। वेरी गुड। टाइम कम है, टाइम बाउंड है, ये तो हमें पता ही है। अदर मैटर्स में, आपके अदर मैटर्स पे इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाता है। आरटीपी में बहुत बार अदर मैटर्स पे क्वेश्चन आया है, और इस पे भी क्वेश्चन आया है इंडिविजुअल। तो पूरा सिर्फ लिमिटेशन वर्ड देख के, इनहेरेंट लिमिटेशन वर्ड देख के एक्साइटेड मत हो जाना, ये पूरा छापने मत लग जाना। इस पे या इस पे तुम्हें क्वेश्चन आता है मोस्टली, याद रखना। ठीक है, अदर मैटर्स बताओ। कई बार अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा हो लॉ का तो हमें पता नहीं चलता है, भगवान तो नहीं है, इंसान ही है हम भी। और क्या है? कई बार फ्रॉड हो रहा हो तो हमें पता नहीं चलेगा। और क्या है? कई बार हम रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस के एग्जिस्टेंस को नहीं पकड़ पाते हैं, और अगर फ्यूचर में कोई इवेंट हो जाए जिससे गोइंग कंसर्न पे कोई इफेक्ट आ जाए तो उसका पता आज तो नहीं लगा सकता। अब मैं वो अंतर्यामी तो हूं नहीं कि फ्यूचर का पता लगा लूंगा, नहीं लगा सकता यार। मैं छोटा मोटा बेचारा ऑडिटर है, उस पर इतना प्रेशर डाल के रखा है तुमने भी। आगे बढ़ेंगे क्या? ओहो, ये रिश्ते नाते मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। एक बार मैं तुम्हें रिलेशनशिप्स पढ़कर आयो ना। ये रिलेशनशिप्स तुम लोगों ने क्लास में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सारे बच्चे थम्स अप देंगे। ये रिलेशनशिप्स बहुत डीपली पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को क्लास में। जितने बच्चे प्लस में मेरे से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा ये रिलेशनशिप्स को मैंने आपको बहुत ही डीपली एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए समझाए थे। ठीक है, क्योंकि इनमें से आ जाते हैं कई बार क्वेश्चंस, राइट? ये समझाए हैं, वेरी वेरी गुड। चलो, लेकिन एक वर्ड में देखो, मेरा मन नहीं मानता क्या? अब मेरा मन क्या है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। कोई चीज मैं छोड़ने लगती हूँ ना कि चल इसको नहीं पढ़ाते, फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, इन सबको पढ़ा देती हूँ। प्लीज आप मेरे से पढ़ लो, ठीक है? हम्बल रिक्वेस्ट। रिलेशनशिप्स, ऑडिट और अकाउंट का रिलेशनशिप क्या है बेटा? एक बात बता, अकाउंट्स अगर नहीं बनेंगे, अकाउंट्स और ऑडिट का रिलेशनशिप क्या है? बोल दे। गहरा गहरा रिश्ता है, गहरा गहरा रिश्ता है। मतलब अगर अकाउंट्स नहीं बनेंगे, अगर अकाउंट्स ही नहीं बनोगे, अकाउंट्स बनाओगे नहीं, तो फिर ऑडिट किसकी करोगे? ऑडिट किसकी करोगे? ऑडिट और अकाउंट्स में गहरा रिश्ता है। अगर अकाउंटिंग हो रही है तो ही ऑडिट होगी, नहीं तो फिर ऑडिट करोगे किसकी? ठीक है, एक बात बताओ, ऑडिट और लॉ का रिश्ता कैसा है? गहरा गहरा रिश्ता है, गहरा गहरा रिश्ता है। ऑडिटर को बिजनेस लॉज, टैक्सेस, टैक्स लॉज सबके बारे में पता होना चाहिए। क्या बता दे? ऑडिटर को टैक्स लॉज के बारे में भी पता होना चाहिए, बिजनेस लॉज के बारे में, जैसे कंपनीज लॉ आप पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबके बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो फिर ऑडिट कैसे करोगे? वहां पे हो सकता है कंपनी लॉ को कंप्लाई नहीं कर रही और तुम्हें लॉ आती नहीं है, तो तुम तो पकड़ कैसे पाओगे? फिर नॉन कंप्लायंसेस नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, ऑडिट और इकोनॉमिक्स का क्या रिश्ता है? बताओ, ऑडिटर मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है? बता दे। गहरा गहरा तो है, पिटाई खाएगा गहरा गहरा। बता, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है कि मैक्रो? वेरी गुड, ऑडिटर माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है। मतलब ऑडिटर को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि आपका क्लाइंट कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है, कौन से कैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है।
मतलब आपको अपने क्लाइंट की इकोनॉमिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि किस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपका क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। आपको अपने घर की इकोनॉमिक स्थिति पता होनी चाहिए, क्यों? ताकि उस हिसाब से आप खर्चे करो, उस हिसाब से आप मेहनत करो, पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है। वैसे ही जिस भी कंपनी की हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हमें उस कंपनी की इकोनॉमिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि कैसी इकोनॉमिक स्थिति है इसकी, उस हिसाब से आप ऑडिट करेंगे, ठीक है? ओके, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, कोई लैग नहीं है जयश्री, इंटरनेट इज वीक बेटा तुम्हारा, नो लैगिंग बेटा, प्योर प्योर, कोई लैग नहीं है ना, एक बार थम्स अप दे दो ना, कोई लैग नहीं है ना, परफेक्ट। बिहेवियरल साइंस, एक बात बता दे, एक बात चुन्नू मुन्नू, बिहेवियरल साइंस क्या होता है मैडम? नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है मैडम? बेटा ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज को बोलते हैं बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस क्या होती है? नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। मुझे तेरे बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, क्यों मैडम? इंफॉर्मेशन मांगेगा किससे? मैनेजमेंट से। तो तेरे को मैनेजमेंट के बिहेवियर के बारे में, तेरे को मैनेजमेंट से डील करना है, बातें करनी है, इंफॉर्मेशन मांगनी है, तो उसके बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी गुड, इंटरैक्टिव होना चाहिए, ऐसे चुपचाप ऐसे साइड में बैठो, मेरे को अपने आप इंफॉर्मेशन दे देगा मैनेजमेंट, कोई ला के नहीं देगा, तेरे को मांगनी पड़ेगी, आना चाहिए, बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। चल ओके, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए क्या? मतलब स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए क्या? हाँ, वहां जाके बोलेगा मैंने मैथ्स ऑप्शन में छोड़ दी थी, तो पिटाई खाएगा। वहां पे तेरे को इन्वेंट्री काउंट करनी होगी, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, तो मैथ्स तो आनी पड़ी। और आजकल ऑडिट क्या 100% होती है क्या? बता दे, 100% चेकिंग करते हैं क्या ऑडिट में? 365 डेज के ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन को मैं चेक करूंगा? नहीं ना बेटा, आजकल आप सैंपलिंग यूज करते हो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुझे सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट करनी है, तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग तो आनी चाहिए, ठीक है? ओके, डेटा प्रोसेसिंग, मैं ना ऑडिटर हूं, मेरे को ना ऑल इंडिया रैंक आया था, इंटर में भी आया था, फाइनल में भी आया था, पर ना मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। तेरे को कोई काम देगा? नहीं देगा। डेटा प्रोसेसिंग आजकल क्या होता है? कंप्यूटर की मदद से सारा काम होता है बेटा, तो कंप्यूटर तो आना चाहिए। तो डेटा प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर, ऑडिटर को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। वहां जाके ये मत बोलना मैं तो मैन्युअली करता हूँ काम, मुझे नहीं आता कंप्यूटर, भगा देगा कोई तेरे को। चल, प्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी भी कंपनी की ऑडिट करने गए हो तो उस कंपनी के प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए क्या? कि कंपनी कैसा प्रोड्यूस कर रही है, किस तरीके से प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है। मैंने क्यों, प्रोडक्शन के बारे में मेरे को क्या लेना देना है? अगर कोई जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं, कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो उसकी अकाउंटिंग तुम नहीं देखोगे क्या? देखोगे कि नहीं? अगर प्रोडक्शन नहीं पता होगा, कोई जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग कौन देखेगा? कोई और अंतर्यामी नहीं आने वाला है, तुमको ही करना है सारा काम। कॉस्ट सिस्टम को देखना पड़ेगा, कॉस्टिंग ठीक हो रही है कि नहीं। अच्छा, अगर प्रोडक्शन के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, अरे मुझे क्या लेना प्रोडक्शन से, मैं तो नहीं देखूंगा प्रोडक्शन, तो तू बात कैसे करेगा लोगों से? आपको अगर प्रोडक्शन के बारे में पता नहीं, प्रोडक्शन साइट पे जाके क्या टर्म्स यूज करोगे? कैसे पता चलेगा तेरे को? बातें कैसे करेगा वहां पे? तू कैसे पूछेगा कि ये आपका प्रोडक्शन खत्म हुआ कि नहीं, जब तुमको प्रोडक्शन के टर्म्स के बारे में नहीं पता? ऑडिटर को छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बता दे। एफएम पढ़ते हो कि नहीं? इंटर में तुम्हें क्या डांडिया खेलने के लिए एफएम पढ़ाया जा रहा है? बताओ, ये बच्चे चलो आओ मजे करेंगे, एफएम पढ़ेंगे, कोई काम नहीं आएगा एफएम तुम्हारे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना बेटा, एफएम अगर तू पढ़ेगा तो तेरे को कैपिटल मैनेज करनी समझ में आएगी, कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं आपको समझ में आएगा, रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं। तो देखो, ऑडिट और एफएम का रिश्ता कैसा है? गहरा गहरा रिश्ता है, गहरा गहरा रिश्ता है। अगर ऑडिट, आप अगर एफएम पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या फाइनेंशियल टेक्निक्स जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। एवरीबॉडी समझ में आया क्या? ये सारे रिश्ते नाते वन लाइन में मैंने आपको फटाफट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थम्स अप दे दो, चलो एवरीबॉडी। चलिए, ओके ओके ओके, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। ये गंदे वाले स्माइली, गंदे वाले जो स्माइली वो देने नहीं भेजा है, बोला है तुमको, थम्स अप देने बोला है? चल बेटा, रिवाइज करेगा क्या तू मेरे साथ फिर से ब्रेक में? है करेगा? हाँ, मन कह रहा है तुम्हारा? हाँ। ओहो, आंखों में आंसू आ गया, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, कह रहे हम रिवाइज भी कर लेंगे। चल 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 बेटा, ओहो, थैंक यू थैंक यू। तुम तारीफ तो वैसे मेरी करोगे नहीं, मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेती। पता है लाइफ का इजी फंडा है कि अगर आपकी तारीफ कोई करता नहीं ना, तो खुद की तारीफ खुद ही कर लो, खुश हो जाओ। है, लोगों पे डिपेंड क्यों होना है? किसी भी काम के लिए किसी और पर डिपेंड ही नहीं होना चाहिए, खुद ही कर दो यार। क्या है, मैंने मस्त पढ़ाया, मेरे को पता है बस।
चलो आ जाओ। ऑडिट का आपने अभी तक क्या पढ़ा? ऑडिट का मीनिंग क्या होता है पढ़ लिया मैडम हमने, पढ़ लिया मैडम हमने, पढ़ लिया मैडम हमने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पढ़ लिया मैडम हमने। वेरी गुड। आपने पढ़ लिया ऑडिट का स्कोप क्या होता है, मेमोरी टेक्निक थी स्कोल्ड। वेरी गुड मैडम। एक बात बताऊं क्या क्या अभी अब मैंने पढ़ा तो था पर मुझे एकदम से पॉइंट याद नहीं आया। कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो 2-3 बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगी तेरे को, यही सारे पॉइंट्स तेरे को याद हो जाएंगे। अभी एक बार रिवीजन नहीं कराऊंगी, आपके एग्जाम से 10 रिवीजन कराऊंगी इसी एक चैप्टर की, हर चैप्टर की, सब याद हो जाएगा। चलो, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? रेड, ट्रिपल सी, ट्रिपल बी। वेरी वेरी गुड। उसके बाद में तुमने क्या पढ़ा? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। फायदे क्या है? तेरे को कहा है ऑडिट करा ले, आई एम टेलिंग यू, सुनता नहीं है यार मेरी बात, टोल्ड यू, ऑडिट करा ले, बिग स्कैम्स को पकड़ पाएगा। ठीक है। टाइप्स, कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं? 2 टाइप के ऑडिट होते हैं, एक बोलता है लॉ और एक होता है वॉलेंटरी ऑडिट। वेरी वेरी गुड। तो इतना आपने अभी तक पढ़ लिया है। और रिश्ते नाते, रिलेशनशिप्स तो आपने पढ़ी ली कि सारे रिलेशनशिप्स आपने पढ़ लिए। ये पता है कोई भी आपको रिवाइज नहीं कर पाएगा, ये रिलेशनशिप्स पता है कोई भी रिवाइज नहीं करा था, बट आई होप कि आपको समझा। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशंस छूट गया मेरे से, एक मिनट। इनहेरेंट लिमिटेशंस, 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस है। एवरीबॉडी समझ में आ गया क्या बेटा? मजे आ गए? मजे आ गए? एक बात बताऊं, आप अपने आप से पढ़ते ना, हो सकता है इस रिदम से ना पढ़ पाओ। कई बार ना एक एनर्जी का फर्क पड़ता है। आपको कोई बैठ के पढ़ा रहा होता है ना, एक एनर्जी आती है, अपने आप पढ़ने का मन करता है, वो आएगा, सबके लिए आएगा, आपको सबको आएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, चलो, वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ बच्चों तुम्हें बताएं क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। एक बात बताओ, बड़े आदमी बनने वाले हो, तुम्हें पता है कि नहीं? फ्यूचर में तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, मतलब क्या सीए बन जाओगे यार। सीए है तो देखो, जो कहो, मेहनती लोग ही सीए बन सकते हैं, एक बात तो क्लियर है। तो यार मैडम, हमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आज से इन क्वालिटीज को आप क्या करोगे? डेवलप करोगे। आज से इन क्वालिटीज को डेवलप करोगे। जैसे जैसे मैडम तेरे को चल बताती हूँ, ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। सारे क्वालिटीज जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होते हैं वो एक ऑडिटर में होनी चाहिए। मतलब गुस्सा जल्दी नहीं आना चाहिए, फर्मनेस होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, कॉशन अलर्ट रहो, जजमेंट अपना आप यूज करो, पेशेंस, एकदम पेशेंस से काम लो, गुस्सा नहीं होना, क्लियर दिमाग तुम्हारा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, अंट सोचना नहीं है, रिलायबल आदमी होने चाहिए, विश्वास वाले आदमी होने चाहिए, ऐसा नहीं गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे है नहीं। ये सारे क्वालिटीज एक अच्छे बिजनेसमैन के होते हैं। गुड टेम्पर होना, जजमेंट यूज करना, पेशेंस होना, क्लियर हेडेडनेस होना, फर्म रहना। ठीक है, ओके मैडम, ओके ओके, बस पेशेंस नहीं मैडम, बस वही चाहिए, ज्यादा पेशेंस ही चाहिए है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड विद एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। क्या ऑडिटर एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्या? बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए ऑडिटर में? इंडिपेंडेंट। हमेशा आपको ऑडिट की मीनिंग में ही क्या है, ऑडिट की डेफिनेशन पढ़कर आए हो, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, तो ऑडिटर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए। वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड। साउंड नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्या? अरे भैया, लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर करोगे क्या? ठीक है, सारे पॉइंट को मैंने आपको यहाँ पे समराइज किया है। ऑल द क्वालिटीज जो एक गुड बिजनेसमैन की होती है, मतलब पेशेंस होना, क्लियर हेडेडनेस होना, आप टैक्ट रहो, आप कॉशन रहो, आप गुड टेम्पर के आदमी बनो, आप हमेशा अपना जजमेंट यूज करो, तो ये सारे क्वालिटीज जो एक गुड बिजनेसमैन के होते हैं वो आपके ऑडिटर में भी होने चाहिए। ऑडिटर इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए और ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए। क्वालिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला आदमी होना चाहिए। ठीक है मैडम, ओके। थियोरेटिकल एजुकेशन होनी चाहिए क्या? अरे बेटा, बिना थ्योरी के ऑडिटर बन जाएगा क्या? आपको थियोरेटिकल एजुकेशन होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स में? जैसे एफएम में, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, थियोरेटिकल एजुकेशन होनी चाहिए। बिना थियोरी के कोई सीए नहीं बनने देगा तुम्हें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए क्या? आर्टिकलशिप में क्या करते हो? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आर्टिकलशिप करते हो, तो कहता है थ्योरी तो ठीक है पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। किस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको? आपको जिस बिजनेस की ऑडिट कर रहे हो उस बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। अरे मैं ना एक स्टील कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे स्टील के बिजनेस के बारे में अंट शंट कुछ पता नहीं है, इल्ले इल्ले अप्पा चप्पा टप्पा, तो फिर अरे कैसे ऑडिट करेगा भाई तू उसकी? तेरे को नॉलेज होनी चाहिए उस बिजनेस के बारे में जिसकी ऑडिट करता है।
किसकी बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए? लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंट्स के बारे में पता नहीं है तो ऑडिट कैसे करोगे? तो नॉलेज किसकी होनी चाहिए? बता दे फटाफट, खुले दिमाग से बता। चल, क्वालिटीज बता दे। एक गुड बिजनेसमैन की जो क्वालिटीज होती है वो होनी चाहिए तुम्हें। हाँ मैडम, समझ गए ना यार, कितनी बार बोलोगी? चल ठीक है, कोई बात नहीं, जबान लड़ाने लगा है तो मेरे से, बट ठीक है चल। थियोरेटिकल एजुकेशन होनी चाहिए किसमें? एफएम, टैक्सेशन, अकाउंट्स में थियोरेटिकल एजुकेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ठीक है मैडम, समझ गए मैडम, ओके बेटा, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट क्या है बेटा, बता दे। इंडिपेंडेंट होना तुम, और इंटीग्रिटी रखना, हमेशा सच्चे आदमी रहना और इंडिपेंडेंट रहना। मिल मत जाना, पैसे के लालच में मत आ जाना। ठीक है मैडम, समझ गए, ओके। और क्या बोला था मैंने आपको? क्या बोला था मैंने? तेरे को नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किसके बारे में होना चाहिए? लॉ के बारे में होना चाहिए। जिस कंपनी की बिजनेस कर रहे हो उसके बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसका भी ऑडिट कर रहे हो उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे क्वालिटीज होते हैं गुड बिजनेसमैन के। आपकी बुक खोलोगे, आपकी बुक में ऐसा बड़ा बड़ा पैराग्राफ जैसा लिखा हुआ है स्टडी मैट में, ये दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। इतना एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे। समझा? हम्म हम्म क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ये भी हमने क्या कर दिया? कवर कर दिया। वेरी गुड, ओके। ये बार बार कंफ्यूजिंग वाली स्माइली कौन भेज रहा है मेरे को? है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा अजय, वेरी वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, ब्लॉक कर दो, कर दू ब्लॉक। चलो, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये आपके क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स हैं। आपने सबने बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे साथ अभी हैं, मेरे को सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे आपने इन एलिमेंट्स को बहुत डीपली पढ़ा है क्या? मतलब आपने अगर चैप्टर नंबर 1 मेरे से पढ़ा है तो बहुत डीपली मैंने एक एक पॉइंट को पढ़ाया है। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं सबने डीपली पढ़ा है इस पॉइंट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, वेरी वेरी गुड। इस पॉइंट को मैं आपको सेलेक्टिव रिवीजन करवाऊंगी। एक बात बताओ, एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या ऑडिटर को आईईएसबीए कोड के हिसाब से, आईईएसबीए कोड के हिसाब से किन एथिक्स को ऑडिटर को, किन एथिक्स को फॉलो करना है? आप जब ऑडिट करने जाओगे तो किन एथिक्स को फॉलो करोगे, बता दो। मेमोरी टेक्निक क्या है? बायोपिक। मतलब मैडम, आपको हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर, इस पॉइंट को याद रखना, छुटकू सा क्वेश्चन है पर आप लोग भूल जाते हो। आपको प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करना है। आई मतलब हमेशा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। ओके मैडम, आपको हमेशा ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना है। ठीक है मैडम, आपको हमेशा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को मेंटेन करना है। मतलब आपको हमेशा अपने अपने केपेबिलिटी को यूज करना है। सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को यूज करना है। किसी भी ऑडिटर की बायोपिक उठा के देख लो, हर ऑडिटर में ये एथिक्स होते हैं। चाहे मेरी, चाहे किसी और टीचर की, किसी की भी, कोई भी सीए की बायोपिक उठा के, जैसे बनी नहीं है मेरी बायोपिक, मैं बना दूंगी अपने आप, कोई बनाएगा नहीं पर कोई बात नहीं। हर सीए की बायोपिक में क्या लिखा हुआ होता है? ये सारे एथिक्स होते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सारे बच्चों को समझ में आया झकास तरीके से? दिखाना मैम, कभी दिखाऊंगी बेटा, है तू टेंशन मत ले। एथिकल रिक्वायरमेंट, मेमोरी टेक्निक क्या है? BIOPIC, बायोपिक। बी मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, आई मतलब इंटीग्रिटी, ओ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, पी मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। ये हो गया आपका एथिकल रिक्वायरमेंट। एक एक क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स पे, इसमें भी बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं, है क्या? ह्यूमन रिसोर्स, ये मैंने लिखे नहीं है, पर आपको एक चीज बता दूं, मेरे को ऑडिट है ना बाय हार्ट याद है। मतलब ऑडिट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो मुझे लाइन बाय लाइन स्टडी मैट याद है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी SQC1 क्या कहता है। SQC1 क्या कहता है? SQC1 कहता है, क्या बोलता है?
SQC1 क्या कहता है? SQC1 की बात कर रहे हैं ना हम। SQC1 बोलता है ऑडिट फर्म सुनना यार। मैंने कहा क्या बोलना यार? कहता है SQC1 कहता है ये ऑडिट फर्म सुनना। मैंने बोला बोलना। कहता है तुम अपने फर्म में ना कुछ पॉलिसी प्रोसीजर लगा दो। मैंने कहा क्यों क्यों लगाऊं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। SQC1 कहता है तुम अपने फर्म में ना कुछ पॉलिसी प्रोसीजर लगाओ दीपिका। मैंने बोला क्यों? कहता है ताकि तुम्हें ये पता चलता रहे कि तुम्हारे कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो बिल्कुल केपेबल है और बिल्कुल कॉम्पिटेंट लोग हैं और ऑडिट को अच्छे से कर पाएंगे, लॉ के हिसाब से कर पाएंगे। कहता है SQC1 कहता है फायदे में रहोगे। फर्म दीपिका एंड एसोसिएट्स मेरी फर्म है। फर्म तुम पॉलिसी प्रोसीजर लगाओ। मैंने बोला क्यों? कहता है ताकि तेरे को पता चलता रहे तेरे एम्प्लॉइज एकदम ठीक ठाक हैं और लॉ के हिसाब से काम करेंगे। मैंने कहा क्या ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी लगाओ? तो बता दो, फटाफट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स के क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स आप लगाओगे? मैं आपको याद करने का एक तरीका दिखाती हूँ इसको। रिक्रूटमेंट। आप किसी भी आदमी को रिक्रूट करने से पहले पहला पॉलिसी है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने से पहले आप अपने ऑफिस में किसी भी आदमी को रखोगे, उसको रिक्रूट करने से पहले, अपॉइंट करने से पहले उसका कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस देखोगे क्या? हाँ मैडम देखेंगे। कॉम्पिटेंस देखोगे, कैपेबिलिटी भी देखेंगे मैडम, कॉम्पिटेंस भी देखेंगे। उसके बिहाफ पे उसे अपॉइंट कर लेंगे। उसको कितना पैसा देना है, कॉम्पनसेशन उसे कितना देना है, उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करोगे। परफॉर्मेंस क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। आपको लगता है कि ठीक ही परफॉर्म कर रहा है तो उसका क्या कर देंगे? प्रमोशन कर देंगे और उसका क्या हो जाएगा? करियर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये सारे पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं। आपके एग्जाम में ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स के क्या पॉलिसी प्रोसीजर लगाए जाते हैं। तो याद कैसे करोगे? रिक्रूटमेंट करने से पहले आप क्या देखोगे? कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। आपको लगता है आदमी ठीक है तो उसे अपॉइंट कर लिया। कॉम्पनसेशन देने से पहले, उसको पैसा पे करने से पहले उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करोगे। आपको ठीक लगता है तो उसको प्रमोशन दे देना, करियर डेवलपमेंट हो जाएगा उसका। समझ में आ गया क्या एवरीबॉडी? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? ये सारे पॉलिसी प्रोसीजर्स के नाम है जो मैंने आपको इस तरीके से याद करवाए। ठीक है एवरीबॉडी? बाकी के बच्चे क्या हो गया? अंगूठे दर्द हो रहे हैं तुम्हारे, थम्स अप दिया नहीं जा रहा तुमसे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें है? चलिए ओके ओके ओके। ऐसे 210 पर अब हम आएंगे, ऐसे 210। क्या आप लोग रेडी हो 210 पढ़ने के लिए? मैं आपको 210 चार्ट वे में पढ़ाती हूँ हमेशा। जितने भी बच्चे मेरे पास मेरे साथ यहाँ पे हैं, आप लोगों को एक चीज पता होगी, ऐसे 210 मैं चार्ट से पढ़ाती हूँ। क्या है मैडम? सारे स्टैंडर्ड, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ऑडिट का कोई भी ऐसे उठा के देख लो, जितने भी प्लस वाले बच्चे हैं सबके चार्ट्स बने हुए होंगे उस ऐसे के। आपको एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देना। ऐसे 210 बताओ, 210 क्या कहता है? ऑडिट के दो प्री कंडीशंस होते हैं। मतलब मैडम क्या बोल रही हो यार? ऑडिट के ना बेटा दो प्री कंडीशंस होते हैं। मतलब ये कंडीशंस अगर पूरे होंगे तो ही ऑडिटर साहब ऑडिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। साहब क्या बोलते हैं? साहब बोलते हैं ऑडिट में है क्या वो दो कंडीशन? अगर है तो ही मैं ऑडिट करूंगा। दो कंडीशन क्या है? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हुए होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बता दो। प्री कंडीशन, ऑडिटर कहता है मैं इस कंपनी की ऑडिट तभी करूंगा जब इन्होंने ढंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हो, एफआरएफ के हिसाब से बनाए हो। अंट कुछ भी बना के बैठ जाएंगे थोड़ी। ठीक है, दूसरा प्री कंडीशन क्या होता है? दूसरा प्री कंडीशन क्या होता है? दूसरा, मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए। Management should agree the premise on which the audit is conducted. The premise on which audit is conducted. मैडम ये क्या बोल रहा है? एक बात बता, तुम ऑडिटर हो, कुछ तरीके से ऑडिट करना चाहते हो, अगर मैनेजमेंट मना कर, मैनेजमेंट अग्री ही ना करे तो तुम ऑडिट कर पाओगे क्या? मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए। जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है उस तरीके से मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए क्या? नहीं तो फिर करोगे कैसे ऑडिट? आप जिस तरीके से काम करना चाहते हो उस तरीके से मैनेजमेंट आपसे अग्री करनी चाहिए कि हाँ बेटा कैसे काम कर ले, हम तेरे से अग्री करते हैं। मैनेजमेंट अग्री ही नहीं करती तो तुम काम कैसे करोगे? तो ऑडिट के कितने प्री कंडीशंस होते हैं? दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हुए होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? हाँ जी होने चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए।
किस चीज से एग्री करनी चाहिए? द प्रीमाइस ऑन विच द ऑडिट इज कंडक्टेड, जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है उस तरीके से मैनेजमेंट एग्री करनी चाहिए। ठीक है एवरीबॉडी, यहां तक समझ में आया तो मुझे थम्स अप दोगे? एवरीबॉडी, यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो मुझे थम्स अप दे दो। दो प्री कंडीशन होनी चाहिए। ऑडिटर बोलता है ये दो चीजें होगी तो ही मैं ऑडिट करूंगा, नहीं तो मैं ऑडिट नहीं करूंगा। क्या है ये दो चीजें? एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए जिस तरीके से आप ऑडिट करना चाहते हो। समझा क्या बेटा जी? समझ गया मैडम जी, समझ गया। ये दो प्री कंडीशंस है। अब ये दो प्री कंडीशन होने को चाहिए। ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि ये दो प्री कंडीशन है कि नहीं? मैं तो ऑडिट करने पहुंच गई, अब मैं चाहती हूँ ये दो प्री कंडीशन है कि नहीं, मुझे चेक करना है। कैसे चेक करोगे? आप ये चेक कर लोगे, डिटरमाइन कर लोगे क्या कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। देख लो, आंखें नहीं दी तुम भगवान ने तुम्हारे। आप कहो पहला प्री कंडीशन तो ये था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से बनना चाहिए। कैसे पता चलेगा बना है कि नहीं? डिटरमाइन कर लो, चेक कर लो कि वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। चेक कर लो कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। करेक्ट बेटा? एवरीबॉडी चेक कर लो ना, आंखें दिए भगवान ने, जाके देख लो एफआरएफ ठीक से एक्सेप्टेबल तरीके से बना है कि नहीं। तो पहला आपको पता चल जाएगा पहला प्री कंडीशन है कि नहीं। दूसरी कंडीशन ऑडिटर की क्या है? दूसरी कंडीशन ऑडिटर की ये है, मैनेजमेंट एग्री करनी चाहिए जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करना चाहता है। तो एक काम कर सकते हो, मैनेजमेंट का अग्रीमेंट ले सकते हो क्या? मैनेजमेंट तुम अग्री कर दो ना यार, मैनेजमेंट का अग्रीमेंट ले लो कि मैनेजमेंट आप हमें अग्री कर दो कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हो, भली भांति समझते हो और एक्नॉलेज भी करते हो। समझ में आया? आप मैनेजमेंट को बोलोगे मैनेजमेंट आप हमें ना अग्रीमेंट दे दो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझते भी हो और एक्नॉलेज भी करते हो। आप मैनेजमेंट से अग्रीमेंट ले लोगे तो बताओ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, ऑडिटर को सब प्रोवाइड करना जो भी ऑडिटर को चाहिए। क्या चाहिए ऑडिटर को? ऑडिटर अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो उसे दो, अगर ऑडिटर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे तो भी उसे दो, और उसे अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो एंटिटी में, मतलब जहां पे वो जाना चाहे, जिससे मिलना चाहे उसे मिलने दो। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो ये आपका ऐसे 210 का प्री कंडीशन का पॉइंट है। फिर से रिपीट करोगे, दो प्री कंडीशंस क्या होते हैं ऑडिट के? एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा मैनेजमेंट एग्री करनी चाहिए जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है, मैनेजमेंट शुड एग्री। ठीक है, अब ये दो प्री कंडीशंस होंगे तो ही मैं ऑडिट करूंगा। मुझे कैसे पता चलेंगे कि ये दो प्री कंडीशन है कि नहीं? सबसे पहले चेक कर लो क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या। चेक कर लो ना, पहला प्री कंडीशन है एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आंखें दी भगवान ने, चेक कर लो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट एग्री करनी चाहिए, तो मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ले लो। मैनेजमेंट को बोल दो, मैनेजमेंट अग्री कर दे कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, एक्नॉलेज करते हो, ऐसा लिख कर दे दो। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की और ऑडिटर को सब कुछ प्रोवाइड करने की। क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। समझ में आ गया? आ गया समझ? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना है, झूठ मत बोलना मैडम नहीं आया तो बता दो क्या होता है प्री कंडीशन। मैनेजमेंट यूज करे एक्सेप्टेबल एफआरएफ प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। मैनेजमेंट शुड अग्री द प्रीमाइस ऑन विच द ऑडिट इज कंडक्टेड। ठीक है, ये प्री कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? चेक कर लो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या। पहला पॉइंट क्या था? चेक कर लो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ले लो कि आप अपनी एक्नॉलेज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या बोला था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल को लगाना, ऑडिटर को सब प्रोवाइड करना। क्या? जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पीपल इन द एंटिटी। क्या अच्छे से समझ में आया? ये चार्ट आपका पूरा पॉइंट कवर कर देता है। एवरीबॉडी झकास बिंदास तरीके से समझ में आया एकदम। ऑडिट इज वेरी इंटर रिलेटेड, हर चीज सेम सेम लगती है क्योंकि वो घूमी हुई है, इट्स अ सर्कल। हर चीज एक चीज से रिलेटेड है, लूप है, ये सारी चीजें रिलेटेड है और रिलेशन को समझना जरूरी है। अंधाधुंध पढ़ना नहीं है, अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। मेमोरी टेक्निक मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, इसको भी मेमोरी टेक्निक है, उसको भी मेमोरी टेक्निक है, ये भी। अरे तेरे को मेमोरी टेक्निक से ज्यादा समझ तो सही कोई चीज किस चीज से कैसे रिलेटेड है। निमोनिक्स और मेमोरी टेक्निक से नहीं होती सारी चीजें, आपको समझनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, इंटर रिलेशन समझना पड़ता है। ठीक है चल, ठीक है मैडम मैं इमोशनल हो गई। अरे बेटा तेरे को बता रही हूँ कि तुझे कैसे पढ़ना है। ठीक है चल आजा। ओके,
ओके, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। ऐसे 210 क्या कहता है? ऐसे 210 कहता है कि ए ऑडिटर सुनना, टर्म्स को डिसाइड कर ले यार, तू भी खुश रहेगा, तेरा क्लाइंट भी खुश रहेगा, दोनों आप लोग क्या रहोगे? खुश रहोगे। कल चलकर तुम्हारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो तो टर्म्स को डिसाइड करते हो कि नहीं? हाँ मैडम करते हैं ना। क्यों? ताकि तेरे और तेरे सामने वाले पार्टनर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। वैसे ही जब आप ऑडिट करने जाते हो तो आप क्या करते हो? टर्म्स को डिसाइड कर लेते हो। कौन कौन टर्म्स को डिसाइड करता है? मैनेजमेंट और ऑडिटर मिलकर टर्म्स को डिसाइड कर लेते हैं, ताकि आगे चल के क्या ना हो, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है? ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर किसको भेजता है? मैनेजमेंट को। कौन भेजता है? बता दे, कौन भेजता है लेटर? एंगेजमेंट के टर्म्स बना के कौन भेजेगा? ऑडिटर भेजेगा। किसको भेजेगा? सामने वाले क्लाइंट को भेजेगा। ठीक है, एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखा हुआ होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई होगी। ऑडिटर बोलेगा सुन भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। मैनेजमेंट बोलेगा ठीक है, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तेरी ये है, मेरी ये है। ठीक है, आप क्या एफआरएफ को आइडेंटिफाई कर लोगे क्या, कि कंपनी को किस एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है? यू विल आइडेंटिफाई दी एफआरएफ, राइट? आप एफआरएफ को आइडेंटिफाई कर लोगे कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस हिसाब से बनाएगी। यू विल आइडेंटिफाई दी एफआरएफ। ओके, फिर आप क्या करोगे? कौन बताएगा मुझे? ऑडिटर एक रेफरेंस दे देगा, रेफरेंस कि देख ऑडिट खत्म होने के बाद ना मेरी ऑडिट रिपोर्ट का कुछ इस तरीके का क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा, कुछ इस तरीके का क्या रहेगा, फॉर्म रहेगा। मतलब आप एक रेफरेंस रिपोर्ट बताओगे कि देख मेरा काम खत्म होने के बाद मैं कुछ इस तरीके की रिपोर्ट इशू करने वाला हूं। एवरीबडी आ जाओ। तो ऑडिटर क्या बताता है? ऑडिटर बताता है ये ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है ऑडिट का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, ये मैनेजमेंट की। एफआरएफ आप आइडेंटिफाई कर देते हो, ऑडिटर रेफरेंस दे देता है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड आफ्टर द ऑडिट। एवरीबडी समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट भी इसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मैंने मिस कर दिया, बट आप लोग रीड कर लीजिए। चलिए इसको एक बार रीड कर लो ना बेटा, एक बार रीड कर ले, रीड कर ले, एवरीबडी रीड कर लो, अपने आप से एक बार रीड कर लो। ऐसे 210 में एंगेजमेंट टर्म्स में आप क्या क्या चीजें डिसाइड करते हो? चलो एवरीबडी कम ऑन, गिव इट अ लुक। प्यार से एकदम पढ़ना, मजेदार तरीके से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी गुड। है ना? अरे मैंने आपका यहाँ पे बहुत पोर्शन, देखो मेरा ना मन नहीं मानता। जब भी कई बार कैसा कैसा होता है, मेरे को खुद मन करता है कि मैं रिवाइज ही करवा दूं। ये तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, हर चीज को एक्सप्लेन करना क्या जरूरी है जब हम पढ़ चुके हैं एक बार। पर मेरे को ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको शायद ये कॉन्सेप्ट ना पता हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, रिवाइज के साथ साथ पढ़ाती भी जाती हूँ, ताकि तुम क्या करते हो, पढ़ते भी जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, थ्रेट्स, एक मिनट, इंडिपेंडेंस की थ्रेट्स से पहले एक बात बताओ, अगर रिकरिंग ऑडिट्स हो रही हो, रिकरिंग ऑडिट्स हो रही हो, रेकरिंग ऑडिट्स, पिछले साल भी मैंने ऑडिट की थी, उससे पिछले साल भी मैंने ऑडिट की थी, तो क्या हर साल मुझे नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा? हाँ या ना, पहले उसका जवाब देना। हर साल क्या मुझे नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है क्या? आंसर है नहीं। अब मैंने हर इतने टाइम से इस कंपनी की मैं ऑडिट कर रही हूँ, मुझे हर बार नया एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत नहीं है। रिकरिंग ऑडिट मतलब जो ऑडिट रीअकर होती रहे, पिछली बार मैंने की थी, उससे पिछली बार मैंने की थी, उससे पिछली बार मैंने की थी, तो हर साल थोड़ी मेरे पास मैं एंगेजमेंट लेटर भेजूंगी, नहीं। अगर मुझे अपने टर्म्स को रिवाइज करना हो, अगर मुझे अपने टर्म्स को वापस से एग्जिस्टिंग टर्म्स को एंटिटी को फिर से बताना हो, रिमाइंड करना हो, तब मैं एंगेजमेंट लेटर भेजूंगी। तो किन केसेस में मैं एंगेजमेंट लेटर भेजूंगी? इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, कौन बताएगा? गेटिंग क्लियर? चलो परफेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो एवरीबॉडी मेरे साथ बोलोगे कि मैं चेंजेस कब करूंगी? बताओ, मैं मेरे एंगेजमेंट लेटर में चेंजेस कब करूंगी? कब करूंगी? अगर मैं एक भूत देख लूं तो, मतलब मैडम अगर मैं एक मॉन्स्टर देख लूं ना, तो मैं चेंज कर दूंगी। क्या बोल रहे हो? हाँ, एफ मॉन्स्टर, मेमोरी टेक्निक है एफ मॉन्स्टर। एम मतलब, अगर एक बात बता, अगर तेरे को लगता है
कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है किस चीज को, ऑब्जेक्टिव को, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है। तो क्या आप एंगेजमेंट लेटर वापस से भेजोगे क्या एंटिटी को? मुझे लगता है कि आपको ना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से एंगेजमेंट लेटर भेजता हूं ताकि आप समझ जाओ कि ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ओके। अगर एंटिटी के ओनर्स चेंज हो गए तो, ओनरशिप बदल गई तो, पहले पुराने कोई दूसरे ओनर से अब नए ओनर आ गए तो अब नए ओनर्स को टर्म्स बताने पड़ेंगे, तो आप इस ऑडिट में अगेन एंगेजमेंट लेटर इशू करोगे। एंटिटी का नेचर और साइज बदल गया तो, पहले मैं तो सिर्फ प्लास्टिक बनाती थी, अब मैं वुडन टॉयज भी बनाती हूँ, अब मैं फर्नीचर भी बनाने लग गई। तो मेरे अगर एंटिटी का नेचर बदल गया, मेरे एंटिटी का अगर साइज बदल गया तो फिर टर्म्स फिर से डिसाइड करने पड़ेंगे। एस, अगर मेरी सीनियर मैनेजमेंट बदल गई, पहले मैनेजमेंट कोई और थी, अब नए लोग आ गए, तो नए लोग आ गए तो उनको टर्म्स तो बताने पड़ेंगे मुझे। तो सीनियर मैनेजमेंट आई है तो मैं फिर से एंगेजमेंट लेटर इशू करूंगी कि भैया आप पहले थे नहीं तो आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। टी मतलब अगर मैं कोई एडिशनल टर्म ऐड करना चाहती हूँ, कोई नया टर्म ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। आर मतलब लॉ रेगुलेशंस में बदलाव आ गया, लॉ या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ गए, तो मुझे क्या नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा क्या? लॉज बदल गए तो टर्म्स भी तो बदलेंगे, ठीक है। अगर ऑडिटर का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल गया, ऑडिटर का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल गया, पहले ऑडिटर को इन चीजों पे रिपोर्ट नहीं करना पड़ता था, अब करना पड़ता है, तो अगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल गया तो मेरे को एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ेगा। एफ मतलब एफआरएफ बदल गया, जिस हिसाब से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी वो एफआरएफ में बदलाव आ गया, तो क्या मुझे नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो एफ मॉन्स्टर इज द मेमोरी टेक्निक। बताओ, अगर एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को, अगर ओनर बदल गए, सीनियर मैनेजमेंट बदल गया, बिजनेस का नेचर साइज बदल गया, या फिर आप कोई एडिशनल टर्म ऐड करना चाहते हो, लॉ रेगुलेशंस बदल गए, नया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गया, या चेंजेस इन एफआरएफ, एवरीबॉडी समझ में आ गया क्या? तो ये सारे पॉइंट्स आपके फटाफट रिवाइज हो गए, फटाफट। यस, अब बट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। साक्षी, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी कि आपको सब समझ में आ रहा है। मैं इसी तरह से आप बोलूंगी, मैं पढ़ाते रहूंगी, आप मेहनत करते रहो बस, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद ऐसा हो सकता है क्या, लिमिटेशंस ऑन द स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगर आपको पता चल जाए कि ऑडिट के बाद आपके काम पे कोई रोक लगाई जाएगी, आपको मैनेजमेंट सामान नहीं देगी, आपको मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट नहीं देगी, तो ऐसे ऑडिट को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। अगर अगर इफ मैनेजमेंट इंपोज करेगी लिमिटेशन, काम को एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको लगता है मैनेजमेंट आपके काम के स्कोप के लिमिटेशन लगाएगी, आपको सामान नहीं देगी, डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी, तो ऐसे ऑडिट को ऑडिटर एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। थैंक यू निधि बेटा जी, थैंक यू, सच में मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, लास्ट पॉइंट है आपका इसका, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट मतलब क्या? ऑडिटर शैल कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ चेंजेस। एक बात बताओ, मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट आया, चुपचाप मैनेजमेंट खड़ा है, सुनो ना ऑडिटर, काम कर रहे हो क्या? ऑडिटर कहता है हाँ काम ही करूंगा ना, यहाँ पे मस्ती तो करूंगा नहीं। मैनेजमेंट बोली हम अपने एंगेजमेंट टर्म्स को थोड़ा बदलना चाहते थे, हम ना ऑडिट टर्म्स को थोड़ा बदलना चाहते थे, तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ बदल देते हैं, या मैनेजमेंट बोल रही है हम बदल देते हैं, ऐसा करोगे क्या? या मैनेजमेंट से बोलोगे रीजन क्या है बदलने का, क्यों क्यों बदलना चाहते हो, रीजन दो। अगर रीजन ठीक लगेगा तो आप बदलोगे, रीजन ठीक नहीं लगेगा तो आप टर्म्स को बदलोगे क्या? नहीं। ऑडिटर बोलेगा यार तुमने मुझे इस टर्म पे काम करने बुलाया था, अब आके बोलते हो मैं ऑडिट करना कर रहा हूं, मैं बीच में हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं, ऑडिट अभी तक खत्म भी नहीं हुई और आप मुझे बोलते हो टर्म्स को बदल दे, ऐसे कैसे बदल दूं? तो ऑडिटर रीजन मांगेगा। तो क्या रीजंस की वजह से दीज में अकर ड्यू टू, किन रीजंस की वजह से मैनेजमेंट बोलेगा बदल दे? अगर चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, मैनेजमेंट बोलेगी सुन ना यार ऑडिटर, मैं तेरे से ना ऑडिट इसलिए करवा रहा था क्योंकि मुझे बैंक से लोन चाहिए था, पर अब वो लोन मुझे नहीं चाहिए, तो अब मुझे ऑडिट नहीं करवानी, सर्कमस्टांसेस बदल गए, अब क्या है मुझे उसकी ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो अब चेंज कर दे टर्म्स को। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, बदल गए सर्कमस्टांसेस। अब मिसअंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ ऑडिट, मैनेजर बोलेगा मेरे को तो पता ही नहीं था, मैनेजर बोलेगा सुनना यार मेरे को तो पता ही नहीं था ऑडिट क्या होती है, मैं तो ऐसे ही करा लिया, मन चल रहा था, मैंने भी, लोग करवा रहे थे आजकल, हवा लहर चल रही थी ऑडिट की, मैंने भी करा लिया, अब मेरे को पता नहीं था तू इतनी डीप चेकिंग करेगा, इतने डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए अब टर्म्स को बदल दे यार। फिर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है ऑडिटर के स्कोप पे, मैनेजमेंट या फिर सर्कमस्टेंसेस क्या लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस।
या तो मान लो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट आग में जल गए, फायर में जल गए, तो अब सर्कमस्टांसेस की वजह से ऑडिटर के काम पे रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, या मैनेजमेंट लगा रहा है, तो बताओ चेंजेस चेंजेस इन टर्म्स कब कब मैनेजमेंट मांग सकती है, मैनेजमेंट कब बोलेगी चेंज कर दे टर्म्स को, या फिर चेंज इन सर्कमस्टांसेस। अरे हालात बदल गए, सिचुएशन बदल गई, सर्कमस्टांसेस बदल गए, और क्या है, और क्या है, मैनेजमेंट बोलेगा यार मेरे को तो मिसअंडरस्टैंडिंग था स्कोप को लेके, मेरे को तो पता ही नहीं था ये करते हैं ऑडिट में, ठीक है, फिर लिमिटेशन लगाई जा रही है आपके काम पे, कौन लगा रहा है, या तो मैनेजमेंट लगा रहा है, या सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे हो गए कि लिमिटेशन लगाई जा रही है ऑडिटर के काम पे। सब कोई समझ गया क्या? वेरी गुड, एवरीबॉडी समझा क्या? परफेक्टो परफेक्टो परफेक्टो। कहता है ऑडिटर को ठीक लगेगा, अगर ऑडिटर को रीजनेबल लगेगा, जो भी मैनेजमेंट रीजन दे रही है, जो भी जस्टिफिकेशन दे रही है, आपको अगर ठीक लगता है तो आप बोलोगे चल ठीक है चेंज कर देते हैं। पर अगर ऑडिटर बोले कि मुझे आपके रीजन ठीक नहीं लग रहे, मैं तो चेंज नहीं करूंगा टर्म को, मैं तो नहीं बदलूंगा यार, भाड़ में जाओ, मैं नहीं बदलूंगा, मैनेजमेंट बोलेगी नहीं बदलेगा तो हम तेरे को काम नहीं करने देंगे, क्या बदल चुपचाप, काम नहीं करने देंगे तेरे को, तो तुम क्या करोगे उस केस में? ऑडिटर कहेगा मैं नहीं बदलना चाहता यार टर्म्स, तो ऑडिटर सोचेगा या तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, वेयर पॉसिबल अंडर लॉ। अगर लॉ परमिट करता है तो आप ऑडिट को छोड़ दोगे क्योंकि आप टर्म्स नहीं बदलना चाह रहे हो, या फिर आप साथ साथ में एंड लॉ परमिट करे तो आप छोड़ दोगे, साथ साथ में आप ये भी देखोगे कि आपकी कोई ऑब्लिगेशन है क्या इस बात को रिपोर्ट करने की, किनको, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, ओनर्स को, रेगुलेटर्स को। आप बोलोगे कि यार मैं तो नहीं चेंज करूंगा टर्म्स, अगर लॉ परमिट करता है तो मैं विड्रॉ कर जाऊंगा, और साथ साथ में मैं ये देखूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा कोई ऑब्लिगेशन है क्या, मैं किसी को इन्फॉर्म करूं इसका बात के बारे में, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, ओनर्स को, रेगुलेटर्स को, कि मेरे काम पे ये इस तरीके से लिमिटेशन लगाई जा रही है, ये बात मुझे किसी को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। एवरीबॉडी समझ में आ गया क्या? तो पूरा का पूरा हाँ देगा, ऑफ कोर्स, ऐसे थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट होता है ना मैनेजमेंट और उसके बीच में, ऐसा थोड़ी पैसा नहीं देगा, पिटाई नहीं खाएगा, पैसे नहीं देगा तो केस नहीं कर देंगे, हमारी चलती नहीं क्या ऐसे, क्या बातें कर रहे हो हैं, चल अच्छा अच्छा केस कर देंगे क्या? एक आपका पॉइंट है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत ही चिल्टू सा पॉइंट है, बहुत लेकिन ये जो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है पॉइंट बहुत ही इजी, और एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं भर भर के, क्या आते हैं, क्वेश्चंस भी भर भर के आते हैं थ्रेड्स पे। तो मैं आपको शॉर्ट वे में थ्रेड्स का रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि पूरे पूरे एकदम डीपली तो हम नहीं पढ़ सकते, पर हम थ्रेड्स का रिवीजन जरूर कर सकते हैं। कहां गया यार पॉइंट, एक मिनट है बच्चों, मैंने छोटे में भी इसको लिखा था, एक मिनट ना, लेट मी सर्च, किधर गया, मिस ही हो गया, अच्छा लिखा तो था, गायब हो गया। हाँ मैम, मैम आपका मिड फेब में कोई बैच स्टार्ट होगा क्या 22 के लिए? 22 के लिए जल्दी बैच स्टार्ट होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, बैच के लिए, डोंट वरी। फिलहाल तो मेरी थ्रेट वाली स्लाइड मिस हो गई, चल कोई बात नहीं, मैं आपको थ्रेट ओरली बता देती हूँ। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट पहले, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब क्या होता है? अच्छा, जितने भी बच्चे मेरा टाइमिंग जानना चाहते हैं, यूट्यूब पर मैं रोज 11:30 ऑडिट करवाती हूँ अनअकैडमी के ग्रुप 2 के चैनल पे, और यूट्यूब पर मैं लॉ का भी रिवीजन करवाती हूँ रोज 12:30 बजे 12:30 ऑन ग्रुप 1 चैनल, ये ग्रुप 1 के अनअकैडमी के ग्रुप 1 के चैनल पे, ये ग्रुप 2 के चैनल पे। तो ये मेरा 11:30 बजे ये अपना AM है और ये अपना PM है, ठीक है, चलिए ओके ओके ओके। कितने टाइप के थ्रेट्स होते हैं बेटा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब क्या होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपने ही काम को रिव्यू करना, आप अपने ही काम को रिव्यू करोगे तो कभी गलती निकालोगे नहीं, ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, अगर खुद के काम को रिव्यू करेगा तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, इसे कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब ऑडिटर के मन में आ गया है लालच, इंटरेस्ट, लालच आने लगा है, ऑडिटर को लग रहा है कि यार अगर मैं कंपनी के हिसाब से काम कर लूंगा ना, इंडिपेंडेंट अगर नहीं रहूंगा ना, तो मेरा कोई ना कोई फायदा हो जाएगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाएगा, हो सकता है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाए, हो सकता है इनडायरेक्ट कोई ना कोई फायदा हो जाए। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब ऑडिटर जो है ना, खुद के सेल्फ
इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, खुद के डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। पैसे आ गए, उसको आंखों में क्या दिख रहा है, उसकी ये आंखें हैं ऑडिटर की, यहाँ भी डॉलर दिख रहा है, यहाँ भी डॉलर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया है, इंटरेस्ट चुक गया उसका। ठीक है, ओके। आगे फेमिलैरिटी थ्रेट कब आता है? फेमिलैरिटी थ्रेट, फेमिलैरिटी थ्रेट कब आती है? जब आप किसी को इतना अच्छे से जानने लगो कि आप क्या हो जाओ, अब आपको उसके अगेंस्ट कुछ भी काम करने में शर्म आ रही है। आप बहुत फेमिलियर हो गया सामने वाले से, ऑडिटर क्लाइंट से कुछ ज्यादा ही फेमिलियर हो गया। अब उसको ऐसा लग रहा है कि यार सिंपैथी आ गई आपके मन में कि यार इसके अगेंस्ट क्या ही लिखूं यार मैं, तो ये हो गया फेमिलियरिटी थ्रेट। जब आप सामने वाले क्लाइंट को बहुत टाइम से जानते हो, आपका कोई पुराना रिश्ता रह चुका है, लॉन्ग रिलेशनशिप रह चुका है, उसके कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यस, दिस इज वाई रोटेशन होता है, वेरी गुड। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या होता है? ऑडिटर थ्रेट के मारे, डर के मारे ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। क्यों? ऑडिटर डरा हुआ है, ऑडिटर बहुत ही डरा हुआ है बेटा, मतलब मैडम डरा हुआ है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दी थी, पीडब्ल्यूसी किसकी ऑडिट कर रहा था? रिलायंस कैपिटल की। पीडब्ल्यूसी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, सबको पता है, बड़ी मल्टीनेशनल धुआंधार कंपनी है। पीडब्ल्यूसी रिलायंस कैपिटल की ऑडिट कर रहा था, पीडब्ल्यूसी ने बीच में रिजाइन कर दिया, हम तो नहीं करेंगे ऑडिट। रिजाइन करने पे इन्होंने रीजन क्या दिया? इंटिमिडेशन थ्रेट। दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल, इंटिमिडेशन थ्रेट। एक्चुअली रिलायंस कैपिटल क्या कर रहा था? पीडब्ल्यूसी को धमकियां दे रहा था कि तू अगर कुछ गलत रिपोर्ट करता है, वी विल सी यू आउटसाइड, वी विल सी यू इन कोर्ट, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। तो थ्रेट हो रही थी यार, इसके ऊपर प्रेशर हो रहा था, पीडब्ल्यूसी पे बहुत थ्रेट आ रहा था, पीडब्ल्यूसी को बहुत प्रेशर आ रहा था, पीडब्ल्यूसी पे दबाव डाला जा रहा था। तो पीडब्ल्यूसी ने क्या बोला? इंटिमिडेशन थ्रेट, हम पे दबाव डाला जा रहा है, हम पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, हम तो नहीं करेंगे, हम काम ही नहीं कर पा रहे ढंग से, उसको कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, ओके। और एडवोकेसी थ्रेट मतलब, मैं ऑडिटर हूं, किसकी, किस कंपनी की? टाटा मोटर्स की। हमेशा टाटा मोटर्स का कोई भी केस होता है तो मैं ऑडिटर हूं, मैं पहुंच जाती हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं क्या करती हूँ? पहुंच जाती हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या लोगों को लगेगा ये ऑडिटर तो बिक गए हो? लगेगा? जब देखो ये अपने क्लाइंट के बारे में बात करता रहता है, जब देखो ये अपने क्लाइंट के ओपिनियन को क्या करता रहता है? प्रमोट करता रहता है, तो लोगों को लगेगा बिक गए हो ये तो। एडवोकेसी थ्रेट मतलब, अगर मैं अपने क्लाइंट के ओपिनियन को हर जगह प्रमोट करते रहूंगी, ये अच्छा है, ये ऐसे करता है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, तो लोगों को तो यही लगेगा ना मैं बिक गई, मेरा ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इसे कहते हैं एडवोकेसी। एडवोकेट बन के नहीं घूमना है तुम्हें, हमेशा क्लाइंट का एडवोकेट बन के घूम रहा हूं, हमेशा उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो आपका इंडिपेंडेंस थ्रेट पे आ जाएगा, इसे कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। क्या सबको, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ के तो नहीं बताया इस पॉइंट को, क्योंकि टाइम कम है, एक क्लास 1.5 घंटा की थी, 1.5 आवर की थी, बट मैंने जितना पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 1 का 95% पोर्शन यहाँ पे आपका रिवाइज कर दिया, रिवीजन हो गया है आपके चैप्टर नंबर 1 का 95%। देखो अब 1.5 घंटा में इतना बड़ा चैप्टर है, कुछ 5% छुटकी पुटकी चीजें छूटी है, बट दैट कैन बी डन बाय योर ओन। मोस्टली जो मेजर पार्ट था आपके पूरे चैप्टर का, वो मैंने बढ़िया से चकाचक तरीके से करवा दिया, क्रेजी रिवीजन। अच्छा, आप लोगों को मजा आया कि नहीं? सारे बच्चे मुझे बताएंगे फ्रूटफुल 1.5 घंटा रहा कि नहीं आपका? ये जो 1.5 आवर मैंने आपको बोला था कि बेटा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 1.5 घंटा संडे का तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा, ये 1.5 घंटा तुम्हारा इस तरीके का होगा कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ सको, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको, करेक्ट? ओके, चलो, दैट इज इट मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यूटिलाइज इन द बेस्ट मैनर, यही मैं चाहती थी। ठीक है, ओके। अरे मेरा जैकेट अभी तक मिला है, बट वो क्या है, कस्टम्स में अटक गया, इसलिए मुझे अभी तक मिला नहीं। यहाँ पे क्या होता है, इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स ना, इंडिया नेपाल में इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, तो कस्टम्स आ जाता है बीच में, तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है कई बार। चलिए, उसके बाद में मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जितने भी बच्चे हैं, जो अगर प्लस वाला कोई बच्चा है, 2 टाइप के बच्चे हैं इतने क्लास में भी, प्लस या नॉन प्लस यूजर्स, दोनों के लिए मुझे 2 बातें बोलनी है। जितने भी बच्चे प्लस के हैं, जो मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि मैम नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कल से। कल क्या है? 24th। कल से अगर आपको बैच में आके अगर आप प्लस यूजर हो, आपको मेरे से ऑडिट पढ़ना है, तो कल से हमारा फ्रॉड का चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप कल से मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फ्रॉड, अभी तक मेरे प्लस बैच में सिर्फ 3 चैप्टर खत्म हुए, 1 2 3, जिनका अगर आपने नहीं भी किया है तो भी मैं आपको रिवाइज करवा करवा के पढ़ा दूंगी, डोंट वरी।
बट अगर आपको नहीं, सिर्फ 3 ही चैप्टर भी मेरे कवर हुए हैं, आगे के चैप्टर्स अगर आपको सारा ऑडिट मेरे से पढ़ना है तो 24 तारीख से फ्रॉड का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आप उस क्लास में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 24 मतलब कल, और क्लास का टाइम रहता है 3:30, कितने बजे, 3:30 PM, ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। आज नहीं, आज संडे है ना, बख्श दो मुझे, एक क्लास है, संडे भी एंजॉय नहीं करने दोगे, खूब चूस रहे हो मेरा है। नॉन प्लस यूजर्स, नॉन प्लस यूजर्स आपके लिए मेरे पास 2 बातें हैं। अगर आप प्लस पे नहीं हो तो 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि YouTube पर रोज मैं आपका ऑडिट का रिवीजन लेती हूँ, ग्रुप 1 का, सॉरी ग्रुप 2 के चैनल पे, अनअकैडमी के ग्रुप 2 के चैनल पे रोज 11:30 बजे 11:30, ठीक है। तो अगर आप प्लस पे नहीं हो, पढ़ना चाहते हो मेरे से 11:30 बजे, यूट्यूब पे मैं कई चीजें रिवाइज करती रहती हूँ, तो आप मुझे रोज 11:30 बजे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर आप मेरे से ऑडिट पूरा 100% पढ़ना चाहते हो, डिटेल्ड मैनर में पढ़ना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो, अपनी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। पर आपको कोड का क्या क्या यूज करना पड़ेगा, थोड़ा हल्ला कर दो यार, सीए दीपिका, सीए दीपिका बेटा जी मेरा कोड है। इस कोड को यूज करने से आपको क्या मिलेगा, अनअकैडमी पे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे और मेरा प्यार मिलेगा, साथ साथ में मेरी नॉलेज मिलेगी और सब कुछ जो आपको चाहिए, गाइडेंस, मेंटरशिप सब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सीए दीपिका विद डबल ई। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा जी, आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत मन से लिए इस क्लास को, बहुत मन से मैंने ये शॉर्ट समरी नोट्स आपके लिए बनाए कि कम टाइम में हम सारी चीजों को फटाफट रिवाइज कर सकें। मैंने काफी मेहनत की इस पे, तो आज के लिए इतना ही। Don't forget to use the code CA Deepika while subscribing to the Unacademy. बाकी प्लस यूजर्स आप मुझे कल से ज्वाइन कर सकते हो, 24th 3:30 PM with the chapter of fraud with lots and lots of concept clarity and memory techniques. चलिए, आज के लिए इतना ही। हैप्पी संडे एवरीबॉडी, पढ़ते रहो, टाइम को वेस्ट मत करो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ो और चार्ट बनाते रहो, ठीक है। चलो, बाय बाय, सी यू, जाओ जाओ जाओ, मजे करो, हो गया तुम्हारा, बाय।